ओके सो गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो हमने जॉइंट जस्ट स्टार्ट किया था कि जॉइंट पीएमएफ क्या होता है और जॉइंट पीडीएफ क्या होता है, और उन दोनों पे एक एक क्वेश्चन किए थे हमने। तो आप लोगों को कुछ डाउट्स है तो पहले पूछिए। कुछ पूछना है जो पहले मैंने करा रखा है या कुछ है? कोई डाउट नहीं किसी को? तो आगे करें। चलो कंटिन्यू करते हैं अगर डाउट नहीं है तो। तो क्या था लास्ट क्लास में हम कर रहे थे? इधर ज्वाइंट क्या होता है, ठीक है ना। ये हमने देखा था ज्वाइंट क्या है। सो ज्वाइंट पीएमएफ ज्वाइंट पीडीएफ की डेफिनेशन देखा था। क्वेश्चंस आप ट्राई किए होंगे तो पूछ सकते हो, नहीं किया तो आराम से करना, और अगर डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो जब आएगा तो पूछना, ठीक है। टेस्ट के क्वेश्चन सर पूछ सकते हैं? हाँ बताओ। अच्छा टेस्ट डिस्कशन रख लेते हैं ना, टेस्ट का डिस्कशन सर ने कराया है। उसके लिए सर लगभग आपकी आवाज नहीं आई। सर टेस्ट डिस्कशन की अलग से ही क्लास रख लेना है। हाँ हाँ हाँ, वो बेटर रहेगा। उसमें सारे टेस्ट के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे या जो आपके स्पेशली डाउट्स हैं। तो एक देखो, जैसे एक एडवाइस ये है कि जैसे मान लो एक बार टेस्ट हुआ, तो टेस्ट में क्या होता है, प्रेशर होता है, टाइम लिमिट होता है, तो हम कम क्वेश्चन करते हैं। टेस्ट के बाद तुम खुद से फिर से पेपर करो तो प्रेशर तब नहीं होता, तो एक बार ये पता चल जाएगा कौन कौन सा क्वेश्चन तुम्हें आता है। फिर उसमें भी जो रह गए तो वो टेस्ट डिस्कशन में पूछो। तो टेस्ट डिस्कशन क्लास ऐसा करते हैं, या तो कल रख लेते हैं, कल शाम को 6:30 से, ठीक है। तो हम्म तो जो टेस्ट के पेपर्स करो, कल टेस्ट डिस्कशन रख लेते हैं, याद दिलाना क्लास में, या आज भी चाहो तो आज रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे तुम लोग कहोगे वैसे कर लेंगे। क्या करें? आज डिस्कशन आज भी डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है डिस्कस करने में। यार नेक्स्ट क्लास में करना है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कल रखिए सर क्लास। हाँ उससे पहले ट्राई कर लो, क्योंकि वैसे सिर्फ देखो, अगर सिर्फ तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो, तुम खुद से सीखने की कोशिश, कोई फायदा नहीं है। तुमने टेस्ट में किया एक बार, वहां कम टाइम होता है, बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते। टेस्ट के बाद उसी पेपर को एक बार फिर से सॉल्व करो, ये देखने के लिए कि तुम्हें वो क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन जो आते हैं। कई बार एग्जाम में हम वो क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, टाइम लिमिट है या प्रेशर है या इस तरह से कुछ क्लिक नहीं किया, बट उसके बाद तुम सॉल्व करो, तुम्हें पता चलेगा बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे और भी है जो आपको आते थे, जो आप एग्जाम में नहीं कर पाए। तो एक बार फिर से करो, फिर बाद जब सेकेंड टाइम तुम कर रहे हो टेस्ट के बाद, उसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस नहीं होते, फिर हम डिस्कस करेंगे क्लास में। तो कल रखते हैं, ठीक है। आज आगे कंटिन्यू करते हैं थ्योरी, और कल डिस्कस करते हैं। चलिए, तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ज्वाइंट पीएमएफ क्या होता है, डेफिनेशन लिखा था, और ज्वाइंट पीडीएफ क्या होता है। एक एक क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए थे, फिर क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। अब आता है मार्जिनल, है ना। तो जैसे मार्जिनल पीएमएफ हो गया एंड मार्जिनल पीडीएफ हो गया, इसकी बात करते हैं। सो क्या होता है ना, ये मार्जिनल पीएमएफ क्या, मार्जिनल पीडीएफ क्या है। सो होगा क्या, मैं चले पहले मार्जिनल पीएमएफ डिफाइन करता हूं। तो पीएमएफ डिस्क्रीट के लिए होगा। सो ऐसा समझो कि लाइक डिस्क्रीट है ना, तो ऐसा ले लो, लेट x कॉमा वाई बी डिस्क्रीट रैंडम वेक्टर so xy be discrete random vector with joint PMF
है ना। सो दिस, सो ये आ गया। तो तुम्हारे पास ज्वाइंट पीएमएफ है। अब तुम्हें पूछ रहा है कि मैं डिफाइन करूंगा मार्जिनल पीएमएफ ऑफ एक्स। जैसे मुझे एक्स, तो देखो सिंपल मतलब है कि एक्स अगर सिंगल रैंडम वेरिएबल होगा तो उसका पीएमएफ क्या होगा, इसका ये मतलब है। तो मार्जिनल पीएमएफ ऑफ एक्स इज, सिंपली क्या लिखोगे तुम, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू एक्स, ये मतलब है। अब हमारा मेन पर्पस यहाँ पे ये है कि ज्वाइंट से मार्जिनल कैसे निकालते हैं, मतलब यहाँ ये है। तो उसका ज्वाइंट से मार्जिनल निकालने के लिए क्या करोगे कि जो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी है x इज इक्वल टू एक्स कॉमा y इज इक्वल टू वाई, ठीक। तो उसमें तुम y की जो भी पॉसिबल वैल्यूज है उस पे तुम उसको समेशन कर दो, तो ये x का आ गया। सिमिलरली तो ये भी ऐसे ही हो जाएगा। इसको x पे समेशन ले लो, जो भी x की पॉसिबल वैल्यूज है सपोर्ट में स्पेशली, तो पूरे x के रिस्पेक्ट में तुम समेशन कर दो, तो जो भी बचेगा वो y का मार्जिनल आएगा। जो x है ना, y के रिस्पेक्ट में समेशन किया तो x का मार्जिनल होगा। अब लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन हमने किया था, तो उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करता हूं। तो देखो, अगर मैं उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करूं तो वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था, मुझे यहाँ तक याद है कि ऐसा था, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, कॉइन था। सो अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, ठीक है, दो बार टॉस किया। एक्स जो था उसमें ये था कि नंबर ऑफ हेड्स जो आया, ठीक है, दो बार टॉस किया, जितनी बार हेड आया वो है। वाई है नंबर ऑफ टेल्स obtained एंड हमने ज्वाइंट पीएमएफ भी फाइंड किए थे। तो मैं टेबल बना के ले देता हूं जैसे मैं लिखा था। सो x इधर लिखते हैं, y इधर, तो x 0 1 2 हो सकता है, y 0 1 2 हो सकता है। सो ये है हमारे पास। ठीक है, तो x 0 y 0, तो 0 था, ये भी 0 था। इसमें कितना आया था, x 0 y 2 1/4, फिर 0 1/2 0 1/4 0 0, ठीक है। ये तो ये लास्ट क्लास में क्वेश्चन हमने किए थे, जो लोग लास्ट क्लास में थे उनको पता है। सो लास्ट क्लास में हमने ये क्वेश्चन किया था। अब आपसे पूछा जाए, ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है इसमें? लास्ट क्लास में ये किया था, हमने ज्वाइंट निकाले थे, साथ में ये भी फाइंड किया था क्या प्रोबेबिलिटी है x मोर देन इक्वल टू y होगा, ये भी फाइंड किया था इसी क्वेश्चन में। अब इसमें ये पूछ रहा हूं कि मार्जिनल पीएमएफ ऑफ x निकालना है मुझे। सो जस्ट ये इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है। सो बताओ x का मार्जिनल पीएमएफ क्या होगा इस क्वेश्चन में। अब इसे आपको पता होगा, आप लोगों को कोई भी बताओ। डेफिनेशन लगाओ, ये रहा डेफिनेशन। और ऐसे भी तुम्हें पता होगा कैसे निकालते हैं, तो डेफिनेशन अब समझना है इसको कि अप्लाई, ये तो थ्योरम हो गया, तो डेफिनेशन हो गया, इसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो ये क्वेश्चन दिया मैंने, ये लास्ट क्लास में इतना किया था। अब इसके आगे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे क्या होगा। किसी को नहीं पता है क्या? पता तो होगा ही ना, बताओ जो यार जितना ऐसे से आता है। ऐसे नहीं पहली बार तुम ये सब वर्ड सुन रहे हो। अगर पहली बार कोई बच्चा सुन रहा है, मतलब 12th पास कोई स्टूडेंट है, वो बीएससी कर रहा है, कॉलेज में पहली बार सुनता होगा। तुमने तो कॉलेज पास कर रखे तुम लोगों ने, या एटलीस्ट 3rd ईयर में हो, तो नाम तो सुना ही होगा ना। एग्जाम जिन लोगों ने किया उनको तो पता ही होगा।
ऐसे मुझसे यार कितने लोगों को पहले से ये सब चीजें थोड़ा बहुत आइडिया है? तो देखो सिंपल सा क्या मतलब है, मुझे ये निकालना है x इज इक्वल टू एक्स, तो इसका मतलब है ज्वाइंट जो भी पीएमएफ है तुम्हारे पास उसमें y के रेस्पेक्ट में समेशन ले लो जो भी पॉसिबल। तो यहाँ y की पॉसिबल वैल्यूज तो 0 1 2 ही है, तो इतना लिखने से अच्छा है 0 से लेके 2 तक लिख लो कि 0 1 2। ठीक, अब x इज इक्वल टू एक्स है, तब डिपेंड करता है x क्या है। तो पहला फिक्स कर लो x अगर 0 है, मान लो x 0 है तो ये x था, ठीक है ना, इधर तुम्हारा ये x है और इधर तुम्हारा y है। तो x बराबर 0, x 0 यहाँ पे है तो y पे समेशन ले लो, तो y चाहे 0 हो या 1 हो या 2 हो, इन तीनों को ऐड कर लो। तो इन तीनों को ऐड करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 1/4। तो इसका मतलब कि सिंपल है कि जब x 0 है तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, अगर तुम देख रहे हो कैसे कर रहा हूँ, तो जैसे क्या हो रहा है 0 प्लस 1/4, यही हो रहा है ना यहाँ पे। जब x 0 है तो y पे समेशन हो गया, मैं 0 पे निकाल रहा हूँ जब x को 0 लिया है। फिर ऐसे ही जब x को मैं 1 लूंगा तो क्या आंसर आएगा, आपको समझ आ रहा होगा। इसको ऐड करना है 0 प्लस हाफ प्लस 0, और जब x को 2 लिखेंगे तो क्या होगा, x को जब 2 लिखेंगे तो इसको ऐड कर लो, तो यहाँ सम हो गया 1/2, यहाँ सम हो गया 1/4। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर रहे हैं। सो 1/4 प्लस 0 प्लस 0, तो ये फाइनल जो आ जाएगा 1/4 1/2 1/4। तो x की वैल्यू 0, जब x की वैल्यू 1 और जब x की वैल्यू 2, 0 अदरवाइज, आगे लिखा जाए तो 0 अदरवाइज। तो इसमें किसी को डाउट है, x का जो ज्वाइंट निकाला, x का मार्जिन निकाला हमने पीएमएफ, ये तुम टेबल बना के भी लिख सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो इसको टेबल में कि x px, बात बराबर है, ऐसे भी तुम लिख सकते हो कि 0 1 2, तो 0 पे क्या है 1/4, 1 पे क्या है 1/2, 2 पे क्या है 1/4, इस तरीके से। सिमिलरली y का निकल जाएगा, y का भी आंसर सेम ही रहेगा, है ना। डिफरेंस आएगा क्या y में, या सेम ही होगा। अरे यार तुम लोग रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो क्या फायदा, फिर मैं रिकॉर्डिंग करके अपलोड ना कर दूं, क्लास खत्म कर दूं, लाइव क्लास खत्म कर दूं, रिकॉर्डिंग अपलोड कर दें, सीधा देख लेना, सीधा रिकॉर्डिंग। जब मैं कुछ पूछ रहा हूँ जवाब देना पड़ेगा ना, अगर कुछ पूछ रहा हूँ तो हाँ ना नहीं आता, ये तो बताओ कि नहीं आता, आता है आप करा दो या खुद करें, कुछ तो बताओ, वरना क्या फायदा है ऐसे लाइव क्लास का। मुझे ऐसा फीलिंग है मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो रिकॉर्डिंग करके फिर अपलोड कर दूँ मैं यूट्यूब पे। सो ठीक है, मार्जिनल पीएमएफ ऑफ वाई मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो सिंपल इसका मीनिंग तो ये है लाइक इसका मतलब हुआ कि प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू y, सो दिस इज समेशन प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x कॉमा y इज इक्वल टू y, ऐसे है ना। और इसको समेशन ले लेंगे जो भी x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू क्या है 0 1 2। बताओ क्या आएगा आंसर इसका। सो सिंपली आप यहाँ टेबल सेम होगा है ना, तो सिंपली आप इसको ऐड करोगे। सो ये y यहाँ पे 0 है तो x पे समेशन ले लिया मैंने, तो ये 1/4 है ना, फिर ये 1/2 1/4। सो सिंपली आंसर ऐसे ही होगा। सो 1/4 जब y की वैल्यू 0 है, 1/2 जब y की वैल्यू 1 है, एंड 1/4 जब y की वैल्यू 2 है, 0 अदरवाइज यू कैन राइट 0 अदरवाइज, ऐसा लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी मीनिंग वही है। ओके अच्छा, तो अभी तुम ध्यान से देखो x और y को, x का पीएमएफ वही है जो y का पीएमएफ है। तो इस तरह से एक वर्ड आता है ना, इसी में एक वर्ड आ गया आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, रैंडमली बोलता ना, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एक्स वाई आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हाँ या ना।
तो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड का सिंपल मीनिंग है दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है ना, सेम है ना, कि 0 पे मास 1/4, 1 पे 1/2, 2 पे 1/4, सेम यहाँ भी था कि 0 पे 1/4, 1 पे 1/2, तो x या y, और देखो तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि 2 रैंडम वेरिएबल आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड if and only if both have same PMF और PDF। मैं वर्ड में लिख दिया, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो दोनों के पास सेम PDF होगा, PMF है दोनों के पास सेम PMF होगा, ठीक। अच्छा, तो यहाँ तो मैंने बताया तुम्हें आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या मैं ये बोल सकता हूँ x और y इक्वल रैंडम वेरिएबल है? क्या यहाँ मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि x और y इक्वल रैंडम वेरिएबल है? नहीं सर। हाँ, तो नहीं लिख सकते यहाँ पे। रिमार्क ये है कि here x and y are identically distributed, but x and y are not equal रैंडम वेरिएबल। दोनों आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल है, दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, रैंडम वेरिएबल सेम नहीं है। कैसे? तो यहां से तुम्हें दिख रहा होगा, ये बताओ x किस चीज को काउंट कर रहा है ना, x हेड को और y टेल को, तो दोनों अलग अलग हो गया ना कि x काउंट कर रहा है हेड को और y काउंट कर रहा है टेल को। तो यहाँ रैंडम वेरिएबल जो है वो एक हेड के करस्पॉन्डिंग है, टेल के करस्पॉन्डिंग है, दोनों सेम तो नहीं है ना, दोनों डिफरेंट है, दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन सेम आया ये अलग बात है, लेकिन दोनों इक्वल रैंडम वेरिएबल नहीं है, रैंडम वेरिएबल डिफरेंट है लेकिन आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड और इक्वल सेम नहीं होता है। इसी बीच में आगे तो बता दिया मैंने, अभी आगे कंटिन्यू करता हूं। तो अभी इस एग्जाम्पल में देखा कि कैसे मार्जिनल ज्वाइंट से मार्जिनल निकालेंगे, ज्यादा लोगों को पता ही होगा, जैसे इंट्रोडक्शन है ये सब। तो इसको देखकर हम एक्सपेक्टेशन भी देख सकते हैं ना। हाँ हाँ, मतलब एक्सपेक्टेशन देख के क्या करोगे, क्वेश्चन ये देख तो सकते हैं। हाँ नहीं सर, मैं तो वही बोल रहा था, टेबल से देख सकते हैं। हाँ यस, सो ओके। अब देखो मैं तुम्हें हालांकि चलो थोड़ा सा और आते हैं, क्या मैं यहां बोल सकता हूं दोनों इंडिपेंडेंट है? अच्छा, इंडिपेंडेंट होता क्या है, चला जरा इसकी बात कर लेते हैं, फिर मैं आता हूं कंटिन्यूस पे। सो मुझे ये बताओ कि ये जो दो हमने अभी क्या लिखा है, देखो एक ही क्वेश्चन में सब कुछ डिस्कस कर रहा हूँ, जो जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसी क्वेश्चन से डिस्कस कर रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन से कर सकते हो तुम। तो यहाँ पे ऐसा था कि लाइक पहले तो कोई इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन बताओ, तुम्हें क्या पता है इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन, कैसे चेक करते हो? सर f of x y equal to f of x into f of y। ओके, सो जॉइंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स, है ना। सो टू रैंडम वेरिएबल्स x एंड y आर इंडिपेंडेंट, हालांकि अभी मैं डिस्क्रीट की बात कर रहा हूँ, डिस्क्रीट कर लेते हैं ना। इफ एंड ओनली इफ ज्वाइंट जो पीएमएफ है या पीडीएफ है ना, ज्वाइंट पीएमएफ हो या पीडीएफ हो, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल पीएमएफ्स और पीडीएफ्स। मतलब दैट इज अगर डिस्क्रीट है सो दिस क्वांटिटी विल बी इक्वल टू दिस इनटू दिस फॉर ऑल x, y। एंड अगर कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस है तो ऐसा होगा कि ज्वाइंट पीडीएफ इज इक्वल टू
fx of x into fy of x for all x and y। फाइन। तो अब मुझे बताओ कि ये जो आपका मार्जिनल है, यहाँ मार्जिनल x का है, यही मार्जिनल y का भी आया था, वो ज्वाइंट है, तो क्या दोनों इंडिपेंडेंट है x और y? अब तो ये सब क्वेश्चन खुद से पूछो, है ना, अब ट्राई करो आंसर करने का। अगर तुम आंसर नहीं कर पा रहे हो मतलब तुम्हें समझ नहीं आया है, या तुम्हें पहले से नहीं आता, अब तुम्हें समझना पड़ेगा, है ना, तो अभी समझ लो बेटर है। अगर मैं क्वेश्चन पूछ क्यों रहा हूँ, ताकि मुझे ये पता चले कितने लोगों को पहले से आइडिया लग रहा है ना, कितने लोग समझ पा रहे हैं। जब बताओगे तो पता कैसे चलेगा। तो जो लोग नहीं बता पा रहे, नहीं बोल रहे, मैं तो ये समझ रहा हूँ उनको नहीं आता है। सिंपल, जिनको आता है बताओ, ताकि मुझे समझ आए कितने लोगों को पहले से पता है या समझ आ रहा है वो चीज़ है। सर इंडिपेंडेंट सर। ओके, तो आपको लग रहा है इंडिपेंडेंट है, बाकी लोग ओके को लग रहा है इंडिपेंडेंट नहीं है। तो इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है? p of x into p of y इक्वल ही होगा सर। जब 0 0 होगा तो उसकी वैल्यू आएगी 1/8, पर 0 0 पे हमारी वैल्यू 0 आ रही है सर, तो आप यस। तो अब देखो एग्जांपल, तो इसमें कह रहा है कि अब सिंपली आप x इज इक्वल टू 0 कॉमा वाई इज इक्वल टू 0, ज्वाइंट में देखो क्या था, तो जब x 0 एंड y 0, ज्वाइंट ज्वाइंट में जाओ। अरे यार ऐसे हुआ क्या है, लाइट गई है, मतलब आवाज आ रही है मेरी? ओके सो देखिए, यहाँ पे हम लोग थे, हाँ अभी देखो, अभी आ गया होगा।
वो लाइट चली गई थी। हाँ ठीक है, मैं ऑडिबल हूँ अब? Yes, sir. ओके, तो देखिए इसमें सिंपल क्या था कि जो हम देख रहे थे इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। सो लास्ट पेज उड़ गया क्या? अच्छा वो इंडिपेंडेंट तो था, ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर रहे थे। हाँ एग्जाम्पल जो पिछले क्वेश्चन में x 0 और y 0 है। देखो जब x 0 है, x 0 है और y 0 है, जब आप ज्वाइंट पीडीएफ देखेंगे तो क्या है, x 0 और y 0 है। देखो ज्वाइंट में, सो व्हेन x इज 0 y इज 0, तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0 है। तो प्रोबेबिलिटी आपकी यहाँ पे 0 है। बट क्या x इज इक्वल टू 0 की सेपरेट प्रोबेबिलिटी और y इज इक्वल टू 0 की सेपरेट प्रोबेबिलिटी क्या है? तो आपने अभी ये देखा था, हाँ दोनों में 1/4 1/4 है। 1/4 1/4। तो यहां से आप क्या डिसाइड कर पा रहे हैं? क्या ऐसा बोल सकते हैं कि ज्वाइंट जो है इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स? सो x 0 y 0 क्या इक्वल नहीं है x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0? जबकि कह रहा था अगर ऐसा होता तो हर x y के लिए ऐसा होना चाहिए, तो हमारा 0 0 का ऐसा नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये हुआ नॉट इंडिपेंडेंट। या और भी ले सकते हो, 1 1 ले लो, 1 1, तो 1 1 पे लोगे तो वैसे हाफ था, लेकिन 1 पे अकेला प्रोबेबिलिटी कितनी है? सो यहां से चेक करोगे, सेपरेट 1 पे हाफ है, सेपरेट 1 पे हाफ है, तो वैसे भी हाफ है और सेपरेट 1 पे हाफ, हाफ में 1/4 हो जाएगा, तब इक्वल नहीं होगा। सो ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एग्जांपल हमने भी लिए हैं डिस्क्रीट वाले, वो इंडिपेंडेंट नहीं है लेकिन आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो इंडिपेंडेंट अलग चीज है, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अलग चीज है। ये एग्जांपल जो आपने देखा उसमें क्या है कि आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं है। कुछ ऐसा भी हो सकता है, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो, इंडिपेंडेंट भी हो, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी ना हो। ओके, तो ये तो एक डिस्क्रीट का एग्जांपल हो गया। तो हमने ये भी साथ में डिस्कस कर लिया कि आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है, इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। इक्वल अलग चीज है, डिसजॉइंट अलग चीज है, इंडिपेंडेंट अलग चीज है, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अलग चीज है, ये सब अलग अलग है। ओके, चलिए वो कॉन्टिन्यूअस वाला एग्जांपल देखते हैं, लास्ट क्लास वाला। तो जो अभी हमने डिस्क्रीट के लिए डिस्कस की, हाँ सर जैसे हमने प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन में पढ़ा है, दो इंडिपेंडेंट होते हैं ये, वो एक दूसरे पे मतलब डिपेंड नहीं करते हैं। अगर इसमें से लॉजिकल सोचा जाए कि दो अनबायस्ड फेयर कॉइन है, उन्हें टॉस किया जा रहा है, तो वो तो एक दूसरे पे एक तरह से डिपेंड नहीं करते ना। करते हैं ना। देखो यहाँ क्या है, नंबर ऑफ हेड्स है, तुमने कितनी बार टॉस किया? 2 बार। तो अगर एक बार हेड आया तो कितनी बार हेड आए, टेल आएगा? एक ही बार आएगा। एक ही बार आएगा, डिपेंड कर तो रहा है। जब अगर नंबर ऑफ हेड 0 है तो ये गारंटी है टेल 2 बार आया होगा। डिपेंड कर रहा है ना, दिख रहा है आपको कैसे डिपेंड कर रहा है? जब नंबर ऑफ हेड चेंज करोगे नंबर ऑफ टेल चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंगली यहाँ पे। यस तो यहाँ डिपेंड कर रहा है। सो अकरेंस ऑफ वन विल इफेक्ट द अदर, दैट इज द मीनिंग ऑफ डिपेंडेंस। हाँ, इंडिपेंडेंस विल नॉट इफेक्ट द अदर, तो यहाँ इफेक्ट कर रहा है सर जी। सर एक जैसे सेम क्वेश्चन है कि दो डाइस हमने रोल करे हैं, x डिनोट कर रहा है स्मॉलर आउटकम को और y डिनोट कर रहा है लार्जर आउटकम को। तो सर हम 1 1 2 2 ये केस कंसीडर करेंगे इसमें सर सैंपल स्पेस? हाँ वो तो सैंपल स्पेस में हो जाएगा। अब उसमें से तुम सेलेक्ट करोगे कि वो सारे आउटकम x की वैल्यू होगी जो लार्जर हो सकती है, और y वो रैंडम वेरिएबल हुआ।
यहाँ भी सैंपल स्पेस तो यहाँ भी वो था एच 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 टी टी एच टी टी, ये सैंपल स्पेस था यहाँ पे। सर जैसे अब उसमें ये बोला हो कि x स्मॉलर वैल्यू को डिनोट कर रहा है, तो सर अगर 1 1 आउटकम है तो उसमें सर स्मॉलर तो कोई सी हम बता ही नहीं पा रहे। तो दोनों स्मॉलर है, कोई भी एक ले लो, 1 1 ही तो है, क्या दिक्कत है? अच्छा तो वो आएगा x के मतलब हाँ range में। हाँ 1 1 भी आएगा कि 1 1 में स्मॉलर 1 ही है। ठीक है सर। चलिए, तो ये तो अभी डिस्क्रीट में डिस्कस किया हमने। तो अभी क्या डिस्कस किया कि मार्जिनल कैसे फाइंड करना है। मार्जिनल फाइंड किया तो फिर वो दोनों इंडिपेंडेंट है क्या, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या, इक्वल है क्या, है ना। तो मैं यहाँ लिखा है कि इक्वल जरूरी नहीं आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। अब यही चीज मैं उस एग्जांपल के लिए करता हूँ जो लास्ट क्लास में आपने किया था, तो आपको याद होगा कॉन्टिन्यूअस वाला। सो उस एग्जांपल पे आ जाओ। तो वहां जो हमने एग्जांपल सेकंड क्वेश्चन लिखा था, तो आई थिंक जॉइंट पीडीएफ हमने आपको दिया था। पहले आपको बोला था k निकालो, तो k आपने 6 निकाला था। एक बार वेरीफाई करना लास्ट क्लास वाला। x 0 to 1, y 0 to 1 and 0 अदरवाइज। ठीक, चलो तो ये तो जॉइंट हो गया, सिंपल। तो अभी हमने देखा मार्जिनल कैसे फाइंड करते हैं। मैं आपसे यही पूछूंगा कि दिस इज जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो क्या है, दिस इज जॉइंट पीडीएफ ऑफ x एंड y। अब आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं कि मार्जिनल पीडीएफ बताओ। सो मार्जिनल पीडीएफ ऑफ x इज, बताओ क्या आ रहा है। फिर मार्जिनल पीडीएफ ऑफ y इज, ये बताओ क्या आ रहा है। सो पहले आप लोग यहाँ पे ट्राई करो। अच्छा, डेफिनेशन तो लिखा है नहीं, लेकिन डेफिनेशन तो वैसे ही है जैसे डिस्क्रीट का है वैसे कॉन्टिन्यूअस का है, तो मैं लिख देता हूँ फिर भी। तो ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ मार्जिनल, लिख देता हूँ डेफिनेशन मार्जिनल पीडीएफ्स। तो जैसे मार्जिनल पीएमएफ किया वैसे मार्जिनल पीएमएफ होगा। उसमें क्या है कि लेट x, y बी अ कॉन्टिन्यूअस। सर जैसे एक क्वेश्चन है डिस्क्रीट में जी, जैसे इसमें लिखा है इफ अ पेयर ऑफ फेयर डाइस इज टॉस्ड और लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल विद इमेज सेट 1 2 3 4 5 6। इमेज सेट, तो इमेज सेट x ऑफ s, जी सैंपल स्पेस का इमेज सेट। हाँ, फिर t of 1 1 इक्वल टू 1 बाय, ठीक है। और इसमें दिया है 3 बाय 36। एक तो आपकी आवाज बीच में कट रही थी। ये नहीं समझ में आ रहा सर। हाँ, क्या नहीं समझ आ रहा, मुझे समझ नहीं आया। क्वेश्चन ये है आपका आई थिंक कि पेयर ऑफ डाइस को आपने रोल किया, ऐसा। हाँ, पेयर ऑफ डाइस को रोल किया, इमेज सेट है 1 2 3 4 5 6। किसका इमेज सेट है? निकाल दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 1। ये सब नहीं लिखा है, डायरेक्ट लिखा है, इलस्ट्रेशन करके है सर। ओके, हाँ, विद इमेज सेट x ऑफ s, उसका इमेज सेट है 1 2 3 4 5 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 में दिया है इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 1 इक्वल टू 1 बाय 36। और x इक्वल टू 2 में दिया है 3 इवेंट लिए हैं 2 1 2 2 1 2 2 1 36। हाँ। तो मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है। तो तुम्हें एक्चुअली जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो ना वो किसी क्वेश्चन का पार्ट है। एक्चुअल क्वेश्चन जो भी बता रहा था हर्ष वो है कि x स्मॉलर या लार्जर है, लार्जर ऑफ द टू नंबर्स। जैसे आपने पेयर ऑफ डाइस को रोल किया तो जो आपका x है वो क्या है, लार्जर ऑफ द आउटकम्स ऑब्टेन। जैसे पेयर में क्या था 1 1 1 2। वो वाला सर क्वेश्चन साहो में है, ये मैं जो पढ़ रहा हूँ ये गुप्ता कपूर का है। तो गुप्ता कपूर में है, तो यहाँ पे तुम्हें या तो फोटो खींचे तुम भेजो समझे में, या तो x को डिफाइन करे। एग्जांपल है वो जो हाँ, वो आप बता रहे हैं। अच्छा, तो उसी को कंटिन्यू किया होगा ना, क्योंकि x बराबर 1 लिखा तो 1 में लिया 1 1, तो तुम्हें वो बताएगा ना x क्या है। तो पिछला एग्जांपल देखो क्या है, उसका जस्ट पिछले एग्जांपल देखो क्या है।
उसका जस्ट बिफोर एग्जांपल देखो क्या है, उससे रिलेट कर रहा है क्या? उसके पीछे कुछ नहीं दिया है सर, ये फर्स्ट पेज पे ही दिया है, फिर उस पे बाद इलस्ट्रेशन दिया है। ओके ठीक है, तो 1 पे प्रोबेबिलिटी दे दिया तुम्हें 1 1 हो गया 1/36, फिर 1 2 और 2 पे क्या क्या दिया? 2 1 2 2 1 2। 2 1 2 2 1 2, हाँ ठीक है। 3 पे क्या दिया? 3 पे दिया 3 1 3 2 3 3 2 3 1 3। ओके हाँ। 4 पे 4 1 4 2 4 3 4 4 3 4 2 4 1 4। ओके, सही। 5 पे ऐसे 6 पे दिया। हाँ, तो तुम्हें इसमें क्या प्रॉब्लम है? जैसे ये इमेज सेट है तो मतलब x इक्वल टू 1 डिनोट कर रहा है, तो एक बना मतलब, तो मतलब x इक्वल टू 1 इसका मतलब क्या है कि जिसमें सब में या एक बार बनाए, ये क्या क्या रहा है? हाँ, तो वो क्वेश्चन की गलती, क्वेश्चन में लिखा नहीं है, या तो पहले लिख दिया या बाद में लिख दिया, कहीं ना कहीं होगा। तो वहाँ x का मतलब ये है कि तुमने एक डाई को 2 बार फेंका है, या समझो 2 डाई को 1 बार फेंका है, बात बराबर है। तो तुम्हारे पास 2 आउटकम एक साथ आएगा, ये तो 1 1 आएगा, या 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, इस तरह से 6 6 तक 36 आउटकम है। अब कोई भी एक आउटकम उठाओगे, उसमें से जो लार्जर नंबर है वो 2 होगा, मतलब 2 इन द सेंस कि x होगा, मैं ही बोल रहा हूं। तो कैपिटल X क्या डिनोट कर रहा है? द लार्जर ऑफ द आउटकम्स ऑब्टेन्ड ऑन द पेयर ऑफ द डाई, ये है तुम्हारा x। अब उसके हिसाब से कर लो, वही क्वेश्चन है। तो उस एग्जांपल में गलती ये है कि वो तुम्हें बताया नहीं है कि वो x क्या है, तो वो मैं बता रहा हूँ x क्या है, या आगे पीछे पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो क्लियर होगा x क्या है ना, क्योंकि तुम्हारे पास बुक है, मेरे पास नहीं है। तो मुझे एग्जांपल देख के समझ आ गया कि x क्या है, लार्जर ऑफ द 2 आउटकम है, तो उसका वो पीएमएफ निकाल रहा है। ठीक, यस सर। तो वो पीएमएफ फाइंड कर रहा है उसका। हालांकि क्वेश्चन में इस तरह के आएंगे तो एग्जाम में आपको बताएगा वो x क्या है। x का मीनिंग जैसे मैंने बताया, नंबर ऑफ हेड है, नंबर ऑफ टेल, तो वहाँ x जो है लार्जर ऑफ द 2, जो भी 2 आउटकम आ रहे हैं उसका लार्जर नंबर जो भी है वो वाला x है। तो इसलिए जब x 2 लिया तो वैसे पेयर उठाओ जहाँ 2 लार्जर है, जैसे 2 2 ले लिया, 2 में 2 ही लार्जर है, 1 2 2 1, ये 3 ही लिया है, और कोई आउटकम है ही नहीं जहाँ पर 2 लार्जर होगा। 2 3 ले लोगे 3 लार्जर हो जाएगा, 2 4 ले लोगे 4 लार्जर हो जाएगा, तो इसलिए वो आउटकम्स लिए नहीं उसने। Okay, so वो discrete का continuous पे आता है। तो marginal pair क्या? Let x y be a continuous random vector with joint PDF f of x comma y x y, है ना। चाहो तो गुप्ता कपूर में बहुत सारे एग्जांपल्स एक्सरसाइजेस हैं, आप चाहो तो उसके देखो, कॉन्सेप्ट हर बुक में सेम है, हर बुक में कॉन्सेप्ट सेम ही है, क्वेश्चंस अलग अलग होंगे, कुछ में कुछ क्वेश्चंस है हर बुक में कॉमन मिलेगा तुम्हें, ऐसा भी क्वेश्चंस हैं। सो लाइक यही है, तुम डिफरेंट गुप्ता में बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो वो तुम सॉल्व कर सकते हो, एग्जांपल सॉल्व करो, एक्सरसाइजेस सॉल्व करो, तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा जब प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। सो ज्वाइंट पीडीएफ दिस fxy x, y। तो अब मैं बात कर रहा हूँ मार्जिनल, है ना, तो मैं बात कर रहा हूँ कि मार्जिनल पीडीएफ ऑफ x, दिस इज, तो उसका नोटेशन जैसे मैं लिखूंगा fx ऑफ x। अब यह है कि जॉइंट से आएगा कैसे, तो आपको जैसे डिस्क्रीट में मैंने किया उसी तरीके से कि इसको y के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर दो, तो ये हो गया fy ऑफ y, इसको आप dx, इस तरीके से, ठीक है ना। ये डेफिनेशन क्लियर है, जैसे डिस्क्रीट में समेशन हो रहा था, कॉन्टिन्यूअस में इंटीग्रेशन हो रहा है। फिर वैसे ही बाकी आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड भी वैसे ही है, और ठीक है ना, इंडिपेंडेंट भी वैसे ही है। जैसे यहाँ इंडिपेंडेंट का लिख ही दिया, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ लिख रहा था, तो यहाँ मतलब ये हुआ कि लाइक कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू t कॉमा प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू t फॉर ऑल t, कुछ भी हो। तो ये डिस्क्रीट के लिए हो गया। कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या होगा इसका मीनिंग, तो कॉन्टिन्यूअस के लिए अगर मैं इसका मीनिंग लिखूं, ठीक, सो अगर इसी का मीनिंग तुम कॉन्टिन्यूअस के लिए लिखोगे तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ज्वाइंट पीडीएफ में आगे लिख रहा हूं दैट विल बी इक्वल टू दिस। ओ मैं क्या लिखना चाह रहा हूं, मैं तो इंडिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट तो लिख चुके हैं ना, मैं आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड लिखना चाह रहा हूं। तो यहां भी वही मतलब है कि fx at t fy at t will be equal for all t, चाहे t कोई भी रियल नंबर हो। चलिए आइडेंटिकल
आइडेंटिकल है मतलब इसका मीन वेरिएंस वो भी सेम ही होगा। ऑब्वियसली हाँ, दोनों का पीडीएफ सेम है तो पीडीएफ से ही तो मीन वेरिएंस एमजीएफ निकालते हैं। तो दो रैंडम वेरिएबल आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, उसका मीन भी इक्वल होगा, दोनों का वेरिएंस भी इक्वल होगा, एमजीएफ भी इक्वल होगा, सब इक्वल होगा। बस रैंडम वेरिएबल इक्वल नहीं होगा ऐसी गारंटी नहीं है, बाकी सब उसके मीन वेरिएंस एमजीएफ सब इक्वल है। चलिए, तो अभी हमने लिख दिया, साथ में ही लिख दिया आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, इंडिपेंडेंट क्या है, साथ में ही लिख दिया। सो अब आओ इस क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन था तो पहले तो आपको बताना है कि मार्जिनल क्या है, फिर आपको बताना है क्या ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, फिर आपको बताना है क्या ये इंडिपेंडेंट है। बताइए, पहले मार्जिन निकालने हैं फिर आपको चेक करना है। fx of x so 3x square हाँ जी, बाकी लोग क्या आपका भी 3x स्क्वायर आ रहा है? ये से 3x स्क्वायर है। ओके, fy 2y 2y 2y, तो यहाँ x की वैल्यू 0 से 1 में, y की वैल्यू 0 से 1 में। ओके, इंडिपेंडेंट है। yes तो ओके, तो प्रोडक्ट इसका देखोगे सिंपली आप, तो आप सिंपली ये चेक कर पा रहे हो। ओके, एफ एक्स वाई ऑफ एक्स वाई ज्वाइंट जो है वो मार्जिनल के प्रोडक्ट के इक्वल है फॉर ऑल एक्स वाई। तो इसका मतलब है जस्ट इन दोनों को प्रोडक्ट किया आपने, बाकी तो जीरो अदरवाइज, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, जीरो अदरवाइज, है ना, यहाँ है जीरो अदरवाइज, नहीं लिखा है तो भी मीनिंग वही है, तो इंडिपेंडेंट तो है। ओके, क्या आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड बोल सकते हैं? है ना, अलग अलग है, यहाँ पीडीएफ 3x स्क्वायर है, यहाँ 2y है, दोनों अलग अलग है। तो इसका मतलब ये है कि fx एट t कॉमन वैल्यू पे कंपेयर कर रहे हैं, तो fx एट t और fy एट t इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इंडिपेंडेंट है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड था, इंडिपेंडेंट नहीं था, है ना, तो कोई रिलेशन नहीं है दोनों में। सर जी सर अगर अपने पास ऐसे लिमिट दे रखी होती 0 लेस देन x लेस देन y लेस देन 1 तो सर मार्जिनल हम निकालते थे इनकी रेंज सेम ही लिखते हैं 0 से 1 में कैसे क्या सेट कर देते हैं। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं, जो तुम कह रहे हो वही क्वेश्चन लिख लेते हैं, लिखो। सो क्वेश्चन नंबर 3, सो क्वेश्चन नंबर 3 ये है, और लिख देता हूँ। सर लास्ट लाइन पे करूँगा। जी जी, ओके ठीक है, तो लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं। तो क्वेश्चन ये है कि लेट एक्स वाई बी टू कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेक्टर, ये अलग अलग लिखा है, देखिए रैंडम वेरिएबल्स ऐसे लिखेगा, अलग अलग लिखा है, तो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ इसीलिए, विथ ज्वाइंट पीडीएफ, विथ ज्वाइंट पीडीएफ आपको दे रखा है k टाइम एक्स वाई व्हेन 0 is less than x is less than y is less than 1 and 0 otherwise। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है देन, तो पहला क्वेश्चन आपसे है कि बताइए k क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि x का मार्जिनल क्या होगा, तीसरा क्वेश्चन है कि y का मार्जिनल क्या है, चौथा क्वेश्चन है कि क्या ये इंडिपेंडेंट है, पांचवा क्वेश्चन है कि क्या आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ट्राई कीजिए। ठीक है, पहले ट्राई करो फिर मैं करता हूँ।
के की वैल्यू 8. 8। ओके चलिए के अब 8 आ रहा है, बाकी हाँ, और पार्ट ट्राई कीजिए। तो k is equal to 2. ओके तो दूसरा 2 ऑप्शन भी आया है, बाकी लोग देखिए ट्राई करके। की आवाज नहीं आ रही। हाँ मैं कह रहा हूँ दूसरा 2 ऑप्शन भी है, आप लोग चेक कीजिए क्या सही है। सर 4 आ रहा है। ओके 4 भी है, कोई बात नहीं। अब मान लो एग्जाम में अगर इसी पे ऑप्शन बना दे वो 2 4 6 8, तो ही तुम लोग का पॉइंट अलग हो गया। तो 4 है। ओके आगे का पार्ट ट्राई करो, 4 है तो देखो, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। देखो इससे ना पता चलता है गलती कहाँ तुम कर रहे हो। हाँ ओके 8 कुछ लोग आ रहे हैं, चलो आगे तुम करो, आगे करो क्या आता है। जस्ट इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ही तो करना है। सर माइनस ऑफ x 4x आ रहा है सर। marginal of y 4y. Not independent. सर इंडिपेंडेंस है सर और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं? चलो मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो अब जिन लोगों ने गलती की है कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ अलग आ रहा है 2 into x square minus x अच्छा मैच करो, अभी मैं सॉल्व करता हूँ, तुम लोग अपना आंसर मैच करो। कहने का मतलब ये है, मैं देखो अब जैसे कुछ लोगों ने गलतियां की होंगी, तो अब आप ये ध्यान दो कि कहाँ गलती हो रही, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन जब ऐसा आपको दिखे एग्जाम में, चाहे प्रैक्टिस जब आप घर पे कर रहे हो डिफरेंट एग्जाम्पल से एक्सरसाइजेस कर रहे हो, तो आप ये ध्यान रखो कि ऐसी गलती ना हो, क्यों गलती हो रही है। तो मैं आगे करता हूँ, देखो इधर करता हूँ। तो मैंने क्या लिखा है कि के एक्स वाई डी एक्स डी वाई, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 आना चाहिए। ये मैंने कल लिखाया था ना जॉइंट पीएमएफ का डेफिनेशन, आपने कल भी मैंने कुछ लास्ट क्लास का मतलब कल मतलब लास्ट क्लास में K6 आया था, पिछले क्वेश्चन जो मैं लिखा था। तो चलिए इसमें ये होना चाहिए। अब देखेंगे x की लिमिट क्या है, तो एक काम ये करते हो, पहले तुम ग्राफ बना लो। जब तुम्हें दिक्कत हो तो तुम यहाँ ग्राफ बना लो कि देखो इसका ग्राफ, ये तुम्हारा सपोर्ट है या समझो सैंपल स्पेस टाइप का, तो 0 लेस देन x लेस देन y लेस देन 1, पहले सबको इक्वल रख के ग्राफ बना लो कि 0 बराबर x बराबर y बराबर 1। तो देखो ग्राफ बनाते हैं। सो 0 इधर है, 1 इधर है, 1 इधर है, ये जो लाइन है ये आपका y इज इक्वल टू एक्स है, ये जो लाइन है ये x इज इक्वल टू 1 है, ये जो लाइन है ये y इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। ये x इज इक्वल टू 0 है, नहीं ये y इज इक्वल टू 0 है, ये x इज इक्वल टू 0 है। सो y एक्सिस x इज इक्वल टू 0 है, x एक्सिस y इज इक्वल टू 0 है। और यहाँ थोड़ा सा लिखने में वो हो गया है, तो
ठीक, तो ये लाइन y इक्वल टू एक्स का है। अब आप समझिए कि आपका जो सपोर्ट है वो कौन सा रीजन है, या तो इस लाइन के ऊपर होगा या नीचे होगा। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि कोई टेस्टिंग पॉइंट ले लो, जैसे मान लो ये एग्जाम पॉइंट है 1,0, तो x1 y0 तुम उसमें रख के देखो। सो तुम क्या करो, इसमें पुट करके चेक करो कि 0 लेस देन x लेस देन y लेस देन 1 है। तो तुम्हें ये चेक करना मेनली ये देखना है इसका रीजन क्या है। तो 0 से 1 के बीच x y दोनों हैं, तो मुझे ये पता है कि रीजन तो ये या तो ऊपर वाला या नीचे वाला होगा, कौन सा होगा कैसे डिसाइड करोगे। तो तुम्हें ये देखना है कि जैसे x लेस देन y है, अब मैंने कहा 0.10 को चेक करो इसमें, तो x को 1 y को 0, तो 1 लेस देन 0, ट्रू के फॉल्स। फॉल्स। तो फॉल्स का मतलब ये हुआ, सो फॉल्स का मतलब क्या हुआ कि तुमने पॉइंट इसको चेक किया है, तो अगर सॉल्यूशन इस साइड होता तो ये ट्रू देता, फॉल्स इसलिए दिया क्योंकि इसका सॉल्यूशन ऊपर साइड है। तो ये हमारा सपोर्ट है, इतना ही है, ये नहीं 0 से 1 0 से 1। जबकि पिछले क्वेश्चन में तुम अगर बात करते, मैं वहां बताया नहीं ग्राफ, अच्छा वो जो लास्ट क्लास वाला क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, जो लास्ट क्लास वाला क्वेश्चन था कि 6x² y था, यहाँ x 0 से 1 में और y 0 से 1 में, 0 अदरवाइज। तो इसका सपोर्ट क्या है कि ये सपोर्ट है x 0 1 0 1, ये 0.11, तो ये पूरा सपोर्ट है इसका, इसमें कोई लाइन बीच में नहीं है, x 0 से 1 y 0 से 1, x 0 से 1 y 0 से 1, कोई बीच में प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पूरा सपोर्ट है इस क्वेश्चन में। लेकिन अभी जो मैंने क्वेश्चन लिखा है, यहाँ आपको ये रीजन देखना पड़ेगा क्या है। तो ये रीजन अगर आप बनाए मैंने, ये वाला रीजन है, तो ये आपका सपोर्ट है, सैंपल स्पेस समझो यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग। तो अब क्या करना है, मुझे इस पे इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करो, आपकी देखो यहाँ पे अब आपकी मर्जी है कि यहाँ आप dy dx लेते हो या dx dy लेते हो, ये आपकी मर्जी है। आप dx dy भी ले सकते हो, dy dx चलेगा। तो मैं पहले dx लिखा हूँ तो पहले x की लिमिट लिखूंगा, तो dx लिखा हूँ तो मैं देखूंगा x यहाँ पे क्या है और x यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये जो मैं स्ट्रिप ले रहा हूँ इसका एंड कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ तक जा रहा है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 0, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है y, क्योंकि ये लाइन है x इक्वल टू y की, तो वैरी कर रहा है। तो यहाँ 0 to y, तो x की लिमिट है 0 to y, वो आप यहाँ भी देख सकते थे, x की लिमिट है 0 to y, ठीक है, वो यहाँ भी दिख रहा है और वैसे भी ग्राफ में भी देख सकते हैं आप। तो x की लिमिट है 0 to y। अब डिसाइड करना होता है जो स्ट्रिप है, ये जो हमने देखा लेफ्ट एंड राइट हैंड x के रिस्पेक्ट में, अब ये y के रिस्पेक्ट में कहां से कहां तक जा सकती है। तो बॉटम पे आएगी तो कहां तक आएगी, यहाँ पे, और टॉप पे जाएगी तो यहाँ तक। तो कहां से कहां तक जा सकती है ये जो स्ट्रिप बनाया मैंने 0 से 1। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो यही पे लोगों ने गलती की होगी, देखो। सो पहले यहाँ x है तो सिर्फ x का इंटीग्रेशन होगा x के रिस्पेक्ट में, ky एज इट इज, तो ky को ऐसे ही रख दो, x का इंटीग्रेशन करो x के रिस्पेक्ट में, x²/2, लिमिट क्या था 0 से y, dy एज इट इज। अब 0 से 1 ky अभी रहने दो, पहले इसको सिंप्लीफाई करो 0 से y में, तो ये y²/2 आ जाएगा dy। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल 0 से 1 ky⁴ dy इज इक्वल टू 1। अब चलो k/2 तो बाहर करो, y³ का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में, सो y⁴/4 लिमिट है 0 से 1 है, पूरा आंसर 1 देगा। तो फाइनल 0 से 1 में अपर लिमिट माइनस लोअर तो 1/4 हो गया, तो ये आया k/8 इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू आ गई 8। तुम चेक करो, और जैसे मान लो कुछ लोगों ने गलती की है, कोई बात नहीं, 2 4 भी आया, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि उसको उस रीजन पे इंटीग्रेट करो, 1 आ रहा है क्या तुम्हारा, तुम इसको इंटीग्रेट करो इस रीजन पे, 1 आना चाहिए, ज्वाइंट पीडीएफ की डेफिनेशन है, तो वैसा आ रहा है क्या। सर, तो जी यहीं पे अगर हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकालना हो
तो उसमें वहां पे x की लिमिट क्या होगी? ओके चलिए, 0 to y, नहीं x की निकालनी है 0 to 1, 0 to 1, तो उसके लिए x का मार्जिनल निकालना पड़ेगा, एक तरीका वो कहीं है। कहीं सर 0 to y हो जाता है, कहीं कहीं 0 to, चलो मैं दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ, मैं 0 to y लेके भी दिखाता हूँ और 0 से 1 लेके भी दिखाता हूँ। हाँ सर मैं वही क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे कि हाँ, जब दिया होता तो कैसे मार्जिनल की रेंज लिखते हैं? देखो 0 से y लेंगे, देखो y तुम्हारा, कहीं कहीं गड़बड़ हो जाता है, कहीं कहीं 0 to y ले लेता है, कहीं कहीं 0 to 1 ले लेता है। हाँ ये मार्जिनल तो कंफर्म होता है कि लिमिट x पे आएगी, x से जब y आएगी, लेकिन एक्सपेक्टेशन जब लेता है तो कभी कभी ये वक्त इस- y ले लेता है, उसमें सब गलत हो जाता है। इसी बारीकी को आपको समझना है कि गलती ना हो, क्योंकि मैथ्स के हर क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा। तो 0 to y जब लोगे तो कुछ और आएगा, 0 to 1 लोगे तो कुछ और आएगा। लेकिन मैं दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ जहां आपको कंफ्यूजन है, कि मैं दोनों तरीके से करूंगा और आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, अभी करता हूँ। तो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इनका एक क्वेश्चन है तो इसके बाद करेंगे कि लाइक पहले ये सॉल्व कर लो। तो इसी में ऐड कर देता हूँ मैं। मान लो छठा पार्ट है, तुमसे पूछ दिया EX बताओ, तुमसे पूछ दिया EY बताओ, या तुमसे पूछ दिया EXY बताओ। ठीक, चलो ये तीनों क्वेश्चन करते हैं। EX इंटू वाई ज्वाइंट है ना, तो इसी को प्रोडक्ट मोमेंट बोलते हैं। तो EX इंटू वाई क्या आएगा? और सर x गिवन y कैसे निकालेंगे एक्सप्रेशन? चलिए अभी आगे आते हैं। पहले तो f ऑफ x गिवन y निकालना सीखोगे आप, कंडीशनल PDF बोलते हैं। फिर कितने हो गए, 9th पार्ट ना, 9th। 10th में आपने पूछा e ऑफ x गिवन y क्या होगा, फिर 11th पार्ट होगा e ऑफ y गिवन x क्या होगा। एग्जैक्टली ये सब सीखना पड़ेगा, वो कहीं गलती ना हो। जैसे मान लो मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, अब आपके पास टाइम है ना घर पे, तो इस तरह के आप 50 क्वेश्चन करो ना डिफरेंट बुक से उठा के। हर बुक में एग्जाम्पल होंगे, ऐसे 1000 एग्जाम्पल होंगे, तो आप वहां से सीख सकते हो कहाँ कहाँ गलतियां हो रही, कहाँ पे आप मिस कर रहे हो। चाहे प्रसन्ना साहू बुक हो, रहतगी की बुक हो, गुप्ता कपूर वाली बुक हो, या दुनिया की कोई दूसरी बुक उठा लो, हर बुक में एग्जाम्पल्स में इस तरह के क्वेश्चन होंगे ही। तो आप, मैंने 2-3 क्वेश्चन कराए, आप उस टाइप के 50 क्वेश्चन उठाओ, चाहे प्रीवियस ईयर पेपर के उठाओ या बुक्स के उठाओ, पहले खुद सॉल्व करके देखो, फिर बुक में आंसर देखो, फिर देखो आंसर अलग क्यों आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो, तो वही समझना है गलती कहाँ हो रही है। उसको आपने दूर कर लिया तो एग्जाम में भी गलती नहीं होगी। तो यही तो सीखना है हमें, इसलिए एग्जाम से पहले टाइम इसलिए दिया गया ना, सीखने के लिए, ताकि आप उस जो आपने सीखा पूरे साल में उसको एग्जाम में टेस्ट किया जाता है कि आपने क्या सच में सीखा है, तो उसको आप अप्लाई कर पा रहे हो आप, वो चीजें हैं। तो देखो कहाँ गलतियां होती हैं, ये सब फाइंड करते हैं। ओके, तो के तो आ गया फाइनली 8। अब मुझे x का मार्जिनल निकालना है, तो देखो यहाँ पे अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए मार्जिनल ऑफ x। सो बाय डेफिनेशन में अगर ऐसे देख के लिखना हो लिमिट, तो y की लिमिट x to 1 और कहाँ पे अभी, हाँ जैसे इस क्वेश्चन में जैसे देख के लिखना हो, डायरेक्ट ग्राफ वगैरह नहीं बनाना है। y की लिमिट x to 1 हो गई, x की 0 to 1। हाँ आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, x 0 to y, और जब x का लिमिट ले लिया ना तो x खत्म हो गया, तो अब y की लिमिट x to 1 नहीं लेंगे, अब क्या लेंगे, 0 to 1 लेंगे। मैं y की बोल रहा हूँ सर, y की x to 1 और हाँ उसकी 0 to 1। यस, y की x to 1, अब बाद में y खत्म हो गया तो x 0 to 1, यस उससे भी लगा सकते हो। कई बार क्या है ना, बहुत सारे अलग अलग रास्ते हैं, तो आपको कोई एक रास्ता पता है कि इस रास्ते से क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन देयर आर और भी तरीके हैं ना जो आपको पता होना चाहिए। अगर उस दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे तो भी आंसर वही सही होगा, है ना। अलग अलग डिफरेंट वे है सॉल्व करने के, तो हर वे से आंसर सेम नहीं आएगा, बट आपको समझना है कि कहाँ डिफिकल्टी है ना, कि कहाँ पे आपको समझ नहीं आता कि वहाँ कैसे हो रहा है। जैसे EX वाले में ही है ना, मैं EX वाले में y की लिमिट एक बार, मतलब x की लिमिट 0 to y ले लूंगा और एक बार 0 to, लेकिन कॉन्सेप्ट अलग अलग है, ये नहीं कि सिर्फ वो, तो आपको दिखेगा डिफरेंस में कॉन्सेप्ट में है। सो ठीक है ना, हाँ मतलब आपको कहीं गलती कर रहे हो तो कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है जो दिखता नहीं है, तो वही सीखना है हमें कि क्या प्रॉब्लम है। लाइव क्लास का यही तो फायदा है ना कि आप पूछ सकते हो, जब मैं कर रहा हूँ तो आप पूछ सकते हो बीच में, अदरवाइज क्या है कि रिकॉर्डेड बहुत सारे ऐसे 1000 क्वेश्चन ज्वाइंट PDF आप गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करो 50 वेबसाइट आएगा, 50 नहीं 1000 वेबसाइट आएगा, और सब में इतने प्रॉब्लम सीट्स आएंगे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के, उसमें सॉल्व कर लो आप देख के।
जैसे कोई टॉपिक पढ़ा आपने, कोई टॉपिक सिर्फ गूगल में तुम लिख के एंटर कर दो तो उससे रिलेटेड 100 पीडीएफ आ जाती हैं, जिसमें या तो कॉन्सेप्ट्स होंगे या एग्जाम्पल्स होंगे, आप उसको देख देख कर सीख लो, सीखना ही तो है ना। तो यूट्यूब पे सर्च कर लो, 1000 ये है वीडियो। सर बहुत क्वेश्चन, लेकिन लिमिट पे बहुत बात प्रॉब्लम हुई है जी, तो ये सही बात है, आप सही कह रहे हो, आपको ही नहीं बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम है। इसकी limit। तो इसमें आपको समझना है, ऐसा कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आप फंस रहे हो आप, तो वो पूछ के देख लो, तो उससे क्या फायदा होगा कि अच्छा आपको ये समझ आएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो और कहाँ गलती नहीं करनी है। जो मैं सॉल्व करूंगा तो कहाँ कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, तो वो चीज़ है, जब आप एक बार उस प्रोसेस से गुजरोगे आप पता चलेगा कहीं गलती आपने कर ली, आपको पता ही नहीं चला कहाँ गलती है। जब मैं सॉल्व करूंगा फिर आपको पता चलेगा ओ वहाँ पे गलती है। तो जब कोई क्वेश्चन कर रहे हो आप फंस गए, तो एक मैंने कहा था एक डायरी एक पेज ले लो अलग से, डाउट वाला पेज लो, उसमें लिख लो वो डाउट, ये डाउट है, क्लास को देख के करके पूछो, तो 50 डाउट पूछो, क्या दिक्कत है। हाँ, एंड में पूछो जब सारे बच्चे चले जाते हैं। जब तक डाउट नहीं पूछोगे कैसे क्लियर होगा तुम्हारा डाउट, तो डाउट डाउट ही रह जाएगा। तो जब डाउट आता है तो उसमें लिख लो, क्योंकि कई बच्चे मुझे व्हाट्सएप भेजते रहते हैं उस टाइम पे, अब इतना फ्री थोड़ी उस टाइम इमीडिएट में रिप्लाई करूंगा, तो ऐसा है। ओके, सो आते हैं एक्स का। सर जी सर आपकी k is equal to 8 वैल्यू है ना, जी जी, सर अगर इसको y के रिस्पेक्ट में पहले करना है तो मेरे तो 12 आ रही है। कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आएगा, देखो मैं करके दिखा देता हूँ वाई के रिस्पेक्ट में। यही तुम्हें सीखना है भाई, जब पूछोगे तो सीखोगे। क्वेश्चन पूछना है ना, ये एक अच्छी हैबिट है और अच्छे लोगों की हैबिट है। क्वेश्चंस पूछोगे तो चीजें क्लियर होंगी। अब मैं अगर dy dx लेता हूं तो क्या दिक्कत है, देखो kxy ये है ना इक्वल टू 1। अब यहां पे मैं क्या देखूंगा, ग्राफ मेरा फिर से वही रहेगा, ठीक है, यहाँ y इज इक्वल टू x, मेरा रीजन यही है, यहां तक दिक्कत तो है नहीं, ये रीजन है मेरा, सपोर्ट है। अब क्या करेंगे, तो इससे तुम सीखोगे कहाँ गलती तुमने किया है। सो अब क्या है, देखो यहाँ पे जैसे मैं dy पहले लिखा हूं, तो मैं पहले y के रेस्पेक्ट में लिमिट लूंगा, ठीक। तो मैंने y के पैरेलल एक लाइन बनाया। अब यहाँ देखना है y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो x से स्टार्ट हुआ, y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो स्ट्रिप जो बनाया मैंने y का लिमिट ले रहा हूँ, dy लिखा हूँ, इसलिए पहले y के पैरेलल एक लाइन बना लिया। अब देखना बॉटम पे y क्या है, ऊपर y क्या है, y कहाँ से कहाँ तक है, y एक्सिस ये है ना, तो y कहाँ से कहाँ तक है, तो x से 1 में है। अब ये स्ट्रिप ऐसे मूव करेगी, क्योंकि अब x की लिमिट चाहिए मुझे, तो ये x पे मूव करेगी, x एक्सिस पे मूव करेगी। तो जब x पे मूव कराओगे तो ये लेफ्ट मोस्ट में आएगा यहाँ तक, राइट मोस्ट में यहाँ तक। तो बताओ x की वैल्यू, वो स्ट्रिप बॉटम मोस्ट कहाँ तक आ सकती है, तो x की वैल्यू क्या होगी, 0 से। हाँ, और राइट मोस्ट में जाएगी तो x क्या हो जाएगी, ये हो गया। अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, देखो 0 to 1, फिर से यहाँ y को कह रहे हो तो y का इंटीग्रेशन होगा, तो kx एज इट इज रख लो, तो y का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में y स्क्वायर बाई 2, लिमिट है x to 1 dx, सो 0 to 1 kx। अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट 1 है तो पहले y की जगह 1 रखना है, तो 1/2 माइनस x स्क्वायर बाई 2 dx इज इक्वल टू 1। चेक करो, अब x को अंदर मल्टीप्लाई, k तो कांस्टेंट है बाहर रख लो, x को मल्टीप्लाई करो तो आया x/2 x³ 2 dx इज इक्वल टू 1। तो अब इसको सॉल्व करो, सो k तो बाहर है, अब इसको इंटीग्रेट कर देता हूं, तो x का इंटीग्रेशन 2 भी कॉमन ले सकते थे, तो मैं 2 भी बाहर निकाल सकता था, तो यहां बचता बस x माइनस x³। तो अगर मैं हाफ कॉमन लेता, के बाहर के हाफ कॉमन लिया तो x माइनस x³ बचेगा, ठीक है ना। 2 जो नीचे है वो बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, x मल्टीप्लाई किया तो x का इंटीग्रेशन x²/2, ये 2 जो बाहर था k/2 लिख दिया, और x³ का इंटीग्रेशन x4/4, देखो, सो इक्वल टू 1। अब यहां से k/2 लिमिट क्या था, 0 to 1, लिमिट है ना 0 to 1, तो एक बार 1 रखो एक बार 0 रखो, तो 1/2 माइनस 1/4 इक्वल टू 1, सो k/2। अब एलसीएम लो इसका 4, तो इधर गया तो कैसे भी कर लो, 4 एलसीएम लिया 2 2 4,
सो 2 माइनस 1, ठीक है, सो इक्वल टू 1। तो कितना आ गया फाइनल? एलसीएम 4 लिया ना, तो 2 माइनस 1, तो k/2 इंटू 1/4। देखो फिर से सेम आंसर आया, हाँ सर कैलकुलेशन। ठीक है ना। कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं किया होगा, अब यही आपको सीखना है, नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक नहीं करनी है अब। सो यहाँ बस डबल इंटीग्रेशन चल रहा है, इसलिए जो मैथमेटिक्स पोर्शन है आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जो है ना, तो मैथमेटिक्स पोर्शन भी आना चाहिए क्योंकि उसमें यूज हो रहा है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट, अब आते हैं मार्जिनल पे। सो fx ऑफ x, तो मैंने कहा कि fx को क्या करोगे, जो तुम्हारा ज्वाइंट था, ज्वाइंट क्या था 8xy, इसको इंटीग्रेट करोगे y के रेस्पेक्ट में। अब y की लिमिट क्या लोगे, तो तुम्हें दिख ही रहा है वहां पे, है ना, या तो यहां से देख लो नहीं तो वहां देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये था ना, सो ये वाली तुम्हारा रीजन है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करोगे तुम, y का लिमिट लो, क्या लोगे y का लिमिट, सो सिंपल है, y की लिमिट तुम ये लोगे, तो यहाँ y बराबर x है, यहाँ y बराबर 1 है, तो x टू 1, या यहाँ नहीं देखना तुम्हें बताइए दूसरा तरीका कि यहाँ से देख लो, है ना, y की लिमिट x टू 1, तो पहली बार लिमिट ले रहे हो तो y की लिमिट x टू 1। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, तो यहां तुम y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, फिर से y का इंटीग्रेशन होगा सिर्फ, x एज इट इज कांस्टेंट है, तो 8x बाहर, y का इंटीग्रेशन y²/2, चेक करना भाई मैं गलती करूं तो, x टू 1, ठीक, क्योंकि y का इंटीग्रेशन y का ही होगा ना, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो 8x बाहर। अब इसमें पुट कर लो, तो 8x बाहर है, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो y की जगह 1, तो 1/2 माइनस x²/2, तो फाइनल आंसर जो आया वो आया 4x माइनस कितना, 4x², 4x³। ऐसे ही तुम कॉमन भी ले सकते थे कि 4x रहने दो, बाकी 1 माइनस x², ऐसे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये fx ऑफ x आया। अब यहाँ क्वेश्चन ये है, ये तो पीडीएफ लिखा, सपोर्ट क्या है, सो x की किस वैल्यू के लिए है, तो ग्राफ में देख लो ना, तो ग्राफ में तुम ये देखोगे कि तुम्हारा ये x कहां से कहां तक जा रहा है, तुम देखो ये जो x एक्सिस कहां से कहां तक इस ग्राफ में है, दिख रहा है ना, कि ये जो तुम्हारा है कि x कहां से कहां तक मूव कर सकता है, तो x 0 से 1 में। देखिए ये तो आंसर कोई बताया नहीं था, मतलब तब नहीं बताया था, हो सकता आप लोगों ने निकाल लिया हो। सिमिलरली fy ऑफ y, तो क्या होगा, जो 8xy है उसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, तो जब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, तो यहाँ x क्या है और यहाँ पे x क्या है, तो यहाँ x 0 है, यहाँ x y है, तो 0 to y, फिर से x का ही इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में होगा, तो 8y तो बाहर कर लो क्योंकि सिर्फ x को इंटीग्रेट कर रहे हो, x का इंटीग्रेशन x²/2 लिमिट 0 to y, तो यहां से हुआ 8y और ब्रेक करो y²/2, तो फाइनल आ गया 4y³, चेक करो, और 4y³ कब, फिर से अगर मैं स्ट्रिप ये दे रहा था कहां से, अब y देखो कहां से कहां तक है y की वैल्यू, इस रीजन में y कहां से स्टार्ट हो कहां तक हो सकता है उस रीजन में y, तो y 0 से 1 में है, ठीक है। तो यहां से ये हुआ कि जो fy ऑफ y निकाला आपने वो आया आपका 4y³, जब y की वैल्यू 0 से 1 में है। तो अभी तक क्या किया हमने, k की वैल्यू फाइंड किया, मार्जिनल फाइंड किया। अब देखो जो जैसे मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा है, अब आपकी जिम्मेदारी इस तरह के 50 क्वेश्चन सॉल्व करो। कहां से सॉल्व करोगे,
हजारों बुक्स अवेलेबल है, हजारों ऑनलाइन पीडीएफ्स अवेलेबल है, आपके पास हजारों पेपर्स अवेलेबल है डिफरेंट एग्जाम्स के, चाहे गेट का हो, जैम का हो, BHU से DU HCU, इतने सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जाम पेपर्स हैं। वो तो अंदर है ना, अपने अंदर एक शिद्दत होनी चाहिए, उस तरह की मेहनत करने की इच्छा होनी चाहिए, तो क्यों नहीं होगा। तो इस तरह के आप 50 क्वेश्चन सॉल्व करो, क्यों नहीं होगा। जैसे ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन में क्वेश्चन उठाओ, क्यों नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है, पूछो ये चीज़ें। अब सोचो एग्जाम के एक दिन पहले करेंगे तो कुछ नहीं होगा। ओके, सो एटलीस्ट आपको ये समझ आया होगा कैसे मार्जिनल फाइंड करते हैं। आगे बढ़े, अब चेक करो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो अगला पॉइंट पे आते हैं जो हमारा था कि क्या ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो ज्वाइंट XY है क्या वो इक्वल है इसके, क्या ऐसा बोल सकते हैं? तो नहीं है ऐसा, आप चेक कर सकते हो कि वो 8xy ज्वाइंट तो था, 8xy जो ज्वाइंट था वो था 8 टाइम XY, और मार्जिनल ये आया, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो 8xy नहीं आएगा, तो इसका मतलब है कि इंडिपेंडेंट नहीं है, इसका मतलब हुआ यस यस डिपेंडेंट है, नॉट इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंडेंट है। सो इंडिपेंडेंट नहीं है। ओके, आगे बताओ आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या? fx ऑफ t लिखूं अगर मैं, तो मतलब t के टर्म में लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा 4t 1 माइनस t स्क्वायर ना, t फ्रॉम 0 to 1। सिमिलरली fy ऑफ t ये आएगा 4t क्यूब t फ्रॉम 0 to 1। अब क्वेश्चन ये है कि क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि fx at t is equal to fy at t for all t belong, जो भी t है, क्या ऐसा लिख सकता हूं मैं? ये सो ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया कि XY आर नॉट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इंडिपेंडेंट भी नहीं है, आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड में ही है। तो कोइंसिडेंस, पहला एग्जांपल जो हमने लिया था डिस्क्रीट वाला, वो इंडिपेंडेंट नहीं था, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड था। दूसरा एग्जांपल जो था कंटीन्यूअस वाला, वो इंडिपेंडेंट था कि नहीं? अच्छा, वो इंडिपेंडेंट था, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था। और अभी जो दोनों नहीं है। ओके, सो यहां तक ठीक है। अगला पार्ट क्या था? तो अगला हम क्या देख रहे थे? बाकी जो हम नहीं कर पाए, सो बाकी पार्ट्स जो लिखा था मैंने हुआ। चलो, तो बाकी आपके पॉइंट पे आते। तो हमने ये देख लिया, ये फाइंड कर लिया, ये फाइंड कर लिया, ये हो गया, ये हो गया। अब बच्चा EX निकालना। तो चलो, सो देखो EX के दो तरीके यहाँ पे होंगे ज्वाइंट में। तो पहले तो मैं डिफाइन करता हूं मोमेंट्स, है ना। या जस्ट एक्सपेक्टेशन, अभी मोमेंट्स छोड़ो, एक्सपेक्टेशंस की बात करो। सो सिंपली क्या है ना कि आप ज्वाइंट में कैसे मीन निकालोगे। सो ऐसा मान लो कि लेट XY बी टू रैंडम, या बी अ रैंडम वेक्टर, टू रैंडम वेरिएबल लिख सकते हैं। X and Y आर टू रैंडम वेरिएबल। सो रैंडम वेक्टर, तो आपसे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, और मान लो ऐसा है विथ, अब डिपेंड करता है कि, एंड चलो ऐसा बोल दो gx, y बी अ फंक्शन ऑफ x एंड y। तो आपसे जैसे पूछ रहे व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ gx, y, तो कैसे डिफाइन करोगे आप इसको? तो अगर ये डिस्क्रीट है तो डबल समेशन, कॉन्टिन्यूअस है तो इंटीग्रेशन। मान लो डिस्क्रीट होता, सो डिस्क्रीट होगा तो डबल समेशन gx, y इनटू प्रोबेबिलिटी एट x, y एट y, जो भी x की पॉसिबल वैल्यूज है उस पे तुम समेशन करोगे। ओके, एंड अगर कॉन्टिन्यूअस है तो होगा डबल इंटीग्रेशन
जी एक्स वाई जो भी पॉसिबल वैल्यूज हैं उस पे इंटीग्रेशन। ये क्लियर है? चलो, तो इस डेफिनेट देखो, अब मैं बता दूं तुम्हें क्या ये लिखना सही है या गलत है। अगर मैं ये लिखता हूं ये ठीक है या गलत है, मतलब ये लिखना ठीक है या नहीं? तो सर यहाँ पर रिप्लेस करना, बोल रहा हूँ जी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। हाँ, मतलब किस केस में है? मतलब तुम्हारा क्वेश्चन कहीं केस में बता रहा हूँ, ई एक्स निकालने के लिए। अरे मुझे ये बताओ, तुमने ऐसा देखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 2, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 होता है कि नहीं? ऐसा ठीक, ऐसा हो सकता है ना, फंक्शन 2 के इक्वल हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, तो उस तरीके से ये भी ठीक है। हाँ हो सकता है। तो जब तुम्हें ई एक्स की बात कर रहे थे, अब मैं इसको एक्स रख दूं अगर, तो बताओ ई एक्स निकाल के दिखाओ इस तरीके से। चलो मैं अभी उस क्वेश्चन पे आता हूँ जो तुम पूछ रहे थे। सो लेट्स कम टू दैट पॉइंट। तो चलो अभी तो हमने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, तीनों क्वेश्चन में ई एक्स निकाल के बताओ मुझे तुम, अभी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो एक तो तरीका, अब जैसे मान लो ई एक्स निकालने का है, मैं अभी बता देता हूँ तुम्हें। जैसे एक तो तरीका है ई एक्स निकालने का जो तुम पूछ रहे थे, एक तरीका ये है कि जो मैंने पीछे किया, एक्स टाइम अगर कॉन्टिन्यूअस है तो ज्वाइंट एक्स वाई डी एक्स डी वाई, अब जो भी वैल्यू सपोज लिमिट है वो लगाओ। अगर डिस्क्रीट है तो तुम एक्स टाइम, डिस्क्रीट है तो एक्स टाइम प्रोबेबिलिटी एट एक्स वाई, ठीक। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो दिस, डिस्क्रीट है तो ठीक। सो ये दोनों सेम ही है ना, मेथड है। अब तुम्हें डाउट जो था कि x को 0 से y मिलेंगे या 0 से 1 मिलेंगे, तो जब ये लगा रहे हो तो 0 से 1 लेना पड़ेगा, यहाँ y से कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन को, तो यहाँ 0 से 1 में ही x को लेना पड़ेगा। जब तुम ये कर रहे हो तो यहाँ तुम x को 0 से y लोगे क्योंकि यहाँ y भी है, इसीलिए। और अब ट्राई करके देखो वो क्वेश्चन, मतलब हाँ मतलब क्वेश्चन लिखता हूँ देखो। सो पहला क्वेश्चन एफ एक्स वाई एक्स कॉमा वाई, वो हमारे पास पहला जो शुरू में लिखा था मैंने 6x² y था ना, जब x 0 से 1 में है, y 0 से 1 में है, एंड 0 अदरवाइज। दूसरा क्वेश्चन जो आज लिखा था 8xy 0 लेस देन x लेस देन y लेस देन 1 एंड 0 अदरवाइज। तीसरा क्वेश्चन जो हमने लिखा था ये डिस्क्रीट वाला ना, सो लाइक x x y 0 1 2, ये था ना हमारे पास। चलो तो 0 0 1/4 0 1/2 0 0 नहीं 1/4 0 0। अब मैं कह रहा हूं कि इन तीनों क्वेश्चन में तुम EX फाइंड करो दो मेथड से। दो मेथड समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं? एक मेथड तो ये हो गया EX निकालने का, एक मेथड ये हो गया। सो दोनों तरीके से इन तीनों क्वेश्चन को दोनों तरीके से सॉल्व करके EX निकालो। अब देखो क्वेश्चन कॉमन है तो आंसर कॉमन ही आएगा। कॉमन इन द सेंस EX चाहो तो इस तरीके से निकालो या इस तरीके से, ये मतलब ये कॉन्टिन्यूअस है ऐसा लगाओ, डिस्क्रीट है ऐसा लगाओ, कॉन्टिन्यूअस है ये लगाओ, डिस्क्रीट है ऐसा लगाओ, बट दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा। तो तुम ट्राई करके देखो, आराम से ट्राई करो, गलती करो। दिक्कत गलती ना करने में है, मैं बता रहा हूं। तुम्हें कुछ नहीं आता इसका एक वजह ये भी है कि तुमने गलती किया ही नहीं पहले। अगर तुम पहले गलती किए होते तुम्हें आता, समझ रहे हो ना? तो जिस दिन गलती करना शुरू करो उस दिन सीखना शुरू करोगे। तुम गलती नहीं करोगे सीखोगे ही नहीं, है ना? वैसे कोई दिन आएगा नहीं तुम बस हाथ उठाए एकदम सही सही सब सोल्यूशन एकदम हो जाएगा, तो ऐसा दिन नहीं आएगा। तो गलतियां जितना करोगे उतना सीखोगे। ट्राई करो।
पहले में तो 1/2 आ रहा है पहली वाले फॉर्म में। ओके 1/2 आ रहा है, बाकी तीनों क्वेश्चन करो फिर मैं पूछूंगा आंसर। अनुमान पर सब क्यों निकालेंगे? हाँ 1/1 पर क्या 1/1 तक समझ नहीं आया क्या कहना चाह रहे हो? मैंने कहा 1/1 पर निकालना लिमिट होगी ही। किसमें 1/1 में बात, किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो तुम? सबसे ऊपर हाँ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। सब में EX फाइंड करना होगा, EX फाइंड करना तीनों में, EX इन तीनों क्वेश्चन में। सर फर्स्ट का 3/4 है। ओके अभी किसी का 1/2 आया था, 3/4 आ गया, ओके कोई बात नहीं। सर इन सारे क्वेश्चंस को एक बार डबल इंटीग्रेशन से एक बार सिंगल इंटीग्रेशन से करना है। यस सब में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालना है, डबल इंटीग्रेशन यूज करके और सिंगल यूज करके। यस 3/4 लिया था सर। ओके करो, बाकी क्वेश्चन भी करो। सब में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालना है तीनों क्वेश्चन में, इन तीनों क्वेश्चन में एक्सपेक्टेशन एक्स, एक बार डबल इंटीग्रेशन वाले से एक बार सिंगल वाले से। हाँ कितना 8/3 15 ओके। सर प्रोजेक्ट का बाय 15 है। ओके सर थर्ड का 1 आ गया एक्सपेक्टेशन है। अच्छा 1 आ गया। चलो मैं शुरू करता हूँ तो सॉल्व करना।
देखो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कहा ई एक्स निकालो। सो डबल इंटीग्रेशन से था x इंटू ज्वाइंट पीडीएफ, ठीक है ना। अब आपकी मर्जी है, यहाँ पे आप dx dy लिखो या dy dx लिखो, तरीका दोनों से आंसर सेम आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करता हूं मैं। x टाइम और ये है हमारा, यही था ना पहला क्वेश्चन। तो 0 से 1 यहाँ कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं इस क्वेश्चन में, है ना। यहाँ लिमिट का तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ तो अलग अलग करके दे रखा है, तो प्रॉब्लम तो है ही नहीं कि लिमिट का। सो चलो तो इसको सॉल्व कर लो। अलग अलग कर लो, अलग अलग है कोई दिक्कत नहीं है ना। 0 से 1 6x क्यूब इंटू वाई डी एक्स डी वाई। सो देखो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है एक दूसरे से, किसी को प्रॉब्लम क्यों नहीं, लिमिट में कोई वो नहीं है। तो 0 से 1, चलो पहले मैं डी एक्स को x वाले को इंटीग्रेट कर देता हूँ। तो 6y वाले को बाहर रखो, x क्यूब का x4/4, 0 से 1 अभी dy बचा हुआ है। सो 0 से 1 अब ये इंटीग्रेट कर लोगे तो ये 1/4 आ जाएगा। तो 6y और इंटू 1/4 आ जाएगा dy। डायरेक्टली कर दूं तो 6/4 बाहर, y का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में, तो y² 0 से 1 में लिमिट, तो 1/2 हो जाएगा। तो फाइनली मेरा जहां तक समझ आ रहा है 6 इंटू 1/4 इंटू 1/2 आ जाएगा। सो कितना आया? 3/4। सो ये आया 3/4। अब बताओ जिनको कुछ डाउट है बताओ, इस मेथड में कुछ गलतियां लग रही तो बताओ। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करते हैं। सो आपके पास ज्वाइंट था 6x² जब x 0 से 1 में और y 0 से 1 में, तो हमने इसका अभी मार्जिनल भी निकाला होगा, निकाला था कि नहीं? इसका मार्जिनल फाइंड किया पीछे कि नहीं? 3x², ठीक है भाई, पीछे मार्जिनल फाइंड किया हमने इसका। ये था ना, तो आपने 3x², ठीक है, ये 0 से 1 में, तो वहां जो लिखा हुआ है 3x² था कब? जब x 0 से 1 में है, 0 अदरवाइज ऑब्वियस है। अब मैं कह रहा हूं दूसरे तरीके से, जो दूसरा डेफिनेशन था यहाँ पे, इस वाले को यूज कर रहा हूं मैं। तो x टाइम, अब तुम मार्जिनल यूज कर रहे हो, मुझे भी बताओ भाई, जिसको डाउट था 0 से y वाला, यहां मार्जिनल में y क्या करने आएगा, क्वेश्चन ये है। अब यहां 0 से y लेने का कोई मतलब है? सोचो, यहां तो y है ही नहीं ना, ये तो सिर्फ x पे काम हो रहा है, तो y कहां से आएगा इसमें? y तो वहां था ना, यहाँ पे y था। अभी तो मैं दूसरे क्वेश्चन में आऊंगा जहां तुम्हें दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ पे तब भी मुझे समझ में आ रहा है गलती कहाँ होती है मुझसे। हाँ। कंडीशनल निकलता है, हाँ, उस केस में 0 to y होता है। उस हाँ। जब एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y, तो वहां y गिवन रहता है, इसमें भी, तो वहां पे 0 to y हो जाता है। Yes। और यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकल रही, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अभी वहां भी देखेंगे, आप जो कह रहे हो हम उसमें भी आएंगे। e ऑफ x गिवन y, तो आप जो कह रहे हो सही कह रहे हो, अगर x गिवन y होगा तो यहाँ फिर y आ गया, तो यहाँ पे पीडीएफ ये वाला यूज होगा, तो यहाँ कहीं ना कहीं y होगा, तो y यहाँ है, फिर लिमिट 0 to y होगी, क्योंकि जहां पे y का एग्जिस्टेंस है वहीं लिमिट 0 to y, जहां y खत्म हो चुका है तो y वहां नहीं आएगा। चलिए, तो 0 to x, अब ये मतलब 0 to 1 हो गया सिंपल। अब यहाँ पे क्या है? 0 to 1 x और इसका पीडीएफ है 3x² dx, तो फाइनली 0 to 1 3x³ dx। अब इंटीग्रेट करो, 3 एज इट इज, x³ का इंटीग्रेशन x4/4, 0 to 1 लिमिट लो तो 1/4 आ जाएगा, तो फाइनल आया 3/4। तो पहले क्वेश्चन में दोनों तरीके से ex फाइंड किया और आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि सेम क्वांटिटी फाइंड कर रहे हैं।
चलिए अब दूसरे क्वेश्चन में यही करते हैं, सेम चीज अब इस क्वेश्चन में करते हैं। यहां थोड़ा सा ये है ना। चलो तो ये क्वेश्चन 1 के केस में था, ज्वाइंट निकाल रहे थे। अब क्वेश्चन 2 में निकालते हैं। सो क्वेश्चन 2 में क्या है कि सीधा सा EX से स्टार्ट करते हैं। तो EX x टाइम डबल इंटीग्रेशन से करते हैं पहले ज्वाइंट। तो ज्वाइंट क्या है 8xy dx dy। फिर से आपकी मर्जी है, यहाँ dx dy लिखो या dy dx लिखो, आंसर सेम ही आएगा। तो dx लिखा है मैंने, तो मैं x की लिमिट लूंगा। तो मैं ग्राफ नहीं बना रहा, ऐसे ही कर दे रहा हूँ यहाँ से। सो x की लिमिट लूंगा तो 0 to y, ठीक है, ठीक है ना, 0 to y। सो जब x लिख रहा हूँ तो 0 to y, x हो गया। y की लिमिट, अब x की लिमिट ले चुके हैं तो x अब इन्वॉल्व नहीं करेंगे y में, तो अब y की लिमिट सीधा 0 to 1, x का काम हो चुका है। तो y की लिमिट क्या होगी 0 to 1। या ग्राफ बना के देख लो, है ना, ग्राफ बना के मैंने दिखाया था, है ना। किसी को तुम ग्राफ बना के देखोगे तब भी तुम्हें वैसे ही दिखेगा जो मैंने किया है अभी। तो सिंपली अब आ गया, तो यहाँ से करो 0 to 1। अब फिर से x पहले है तो सिर्फ x का इंटीग्रेशन होगा, तो यहाँ x यहाँ भी है, पहले साथ कर दो उसको पहले। तो चलो अभी पहले साथ कर लेते हैं। 8x² y dx dy। तो ये x² का x बाकी कॉमन रहेगा। तो 0 to 1 8y को बाहर रखो, x² का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में x³ 3 लिमिट 0 to y, अभी dy है, रहने दो। 0 to 1 8y, इसको सिंप्लीफाई करो, 0 to y अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो y³ 3 dy। तो फाइनली 0 to 1 ये हो गया 8/3, चलो बाहर कर देते हैं, बचा y⁴ dy। तो y⁴ का इंटीग्रेशन, तो 8/3 तो बाहर है, y⁴ का इंटीग्रेशन y⁵5/5 है ना, 0 to 1। तो फाइनली आ गया 8/15। तो ये तो हो गया एक तरीके से। इसमें किसी को डाउट है बताओ? दूसरे तरीके से वो करते हैं। सो हमारा ज्वाइंट जो था अभी वो है 8xy कब 0 < x y 1। अभी हमने इसका मार्जिनल फाइंड किया होगा, तो मार्जिनल फाइंड किया था, क्या आया था इस क्वेश्चन में? 4x into 1 4x into 1 minus x², और x यहाँ 0 से फिर 1 में आया होगा। फिर से यहाँ सिर्फ x की बात करें, y कहीं से नहीं आएगा क्योंकि मार्जिनल x का है, तो इसमें y कहीं नहीं है। तो जब मैं ex निकाल रहा होऊंगा तो x टाइम fx of x, ये डेफिनेशन लगाऊंगा। तो यहाँ x 0 से 1 में है, x 4x into 1 minus x² dx, तो पूरा ओपन कर दो। सो 4x² हो गया, ये मल्टीप्लाई करो 4x² माइनस 4x³ dx। सो 4x² माइनस 4x³ dx। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, तो 4x² का x³/3 माइनस 4 एज इट इज x4/4, लिमिट है 0 to 1। जी सर यही लिमिट में कंफ्यूजन था कि हमने मतलब यही जो पीछे क्वेश्चन किया था उसकी x की लिमिट 0 to y निकाली थी। हाँ, फिर इधर हम वो y क्यों नहीं कंसीडर कर रहे, मतलब इधर 0 to 1 कैसे लेंगे? कहाँ y निकाली थी? देखो अब मार्जिनल फाइंड किया ना हमने, ये देखिए आप, ये क्या है, चूंकि आपका x है ना, तो ये मार्जिनल x का है, तो यहाँ y खत्म हो चुका है, तो y हट गया, तो x की वैल्यू क्या होगी? अब यहाँ देखो x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, x एक्सिस। अब y से मतलब नहीं है इसको, मार्जिनल है। तो देखना ये जो एरिया है ये x को कितना कवर कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक। ये जो आपको रीजन दिख रहा है वो रीजन x को कहाँ से कहाँ तक कवर कर रहा है, सो वो लेना है। तो मार्जिनल में कभी भी दूसरा वेरिएबल नहीं आएगा। जैसे x का मार्जिनल है तो सिर्फ x ही दिखेगा, y का मार्जिनल सिर्फ y दिखेगा, x कहीं नहीं होगा।
तो यही मैंने वहां लिखा है, अभी जो मैंने लिखा है यही लिखा मैंने कि x 0 से 1 है। तो चलो आगे देखो, तो इसमें क्या है, तो ये 0 से 1 हो गई, मार्जिनल है इसके लिए। यहाँ पे हाँ 4x और 4 होगा, हाँ जो आप सॉल्व कर रहे हो उसमें 4x स्क्वायर माइनस 4x अबाउट 4। अच्छे कर लेते हैं पर, तो लास्ट x सेकंड स्टेप x स्क्वायर का इंटीग्रेशन ठीक है। पे होगा, सर यहाँ पे होगा 4x स्क्वायर माइनस 4x अबाउट 4। अच्छा अच्छा, यहाँ पे कह रहे हो, यस यस, ओके ओके, ये 4 होगा तो यहाँ 5 आ जाएगा, है ना। अच्छा हाँ ठीक है, वो कैलकुलेशन मिस्टेक। तो 4x स्क्वायर इंटू 1, 4x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर, सो 4x की पावर 4, तो 4x क्यूब बाई 3 माइनस 4x पाई बाई 5, यस। अब 0 से 1 में लगा लो इंटीग्रेशन, तो 4/3 माइनस 4/5, ठीक है। तो इसको अब इंटीग्रेट कर लो, कितना आ गया, ओके, सो ये 8/15 आ गया, जो इधर आया था, चेक कीजिए। सेम चीजें हम तीसरे क्वेश्चन में करेंगे। तो तीसरे क्वेश्चन में आओ, जो तीसरा क्वेश्चन था, मुझे चाहिए ex, सो डबल इंटीग्रेशन x टाइम प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x कॉमा y इज इक्वल टू y। यहाँ x की वैल्यू है 0 से 1, 0 1 2, x की वैल्यू 0 1 2। अब पुट करो, चूंकि ये समेशन है तो यहाँ पे क्या है कि, अच्छा मैं दोनों में x ही लिख दिया, तो यहाँ y लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, या x लिख दो, तुम्हारी मर्जी है, कोई भी है। सो कोई एक समेशन खोलो, सो पहले समेशन y इज इक्वल टू 0 से 2 ऐसे ही रहने दो, पहले उस समेशन को खोलो, है ना। पहले एक इंटीग्रेशन करते हो फिर दूसरा इंटीग्रेशन करते हो, सेम है, तो इसको खोलो जरा। सो x को पहले 0 रखो, तो 0 इंटू प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 कॉमा y इज इक्वल टू y, प्लस समेशन हो रहा है, ठीक है ना, इसीलिए x को 1 रखो, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू y, प्लस x को अब 2 रखो, इनटू प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू y। तो मैंने पहला समेशन खोला है, चेक कीजिए अब, मतलब ये जो समेशन है ये वाला, इस समेशन को ओपन किया मैंने, ठीक। तो ये तो 0 इंटू था, तो 0 ऐसे ही खत्म हो गया। तो अब बचा क्या, समेशन y फ्रॉम 0 टू 2, ठीक है। तो अभी है 1 इंटू प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू y, प्लस 2 टाइम प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू y। अब मुझे इस समेशन को ओपन करना है, तो एक बार फिर से जहां जहां y दिख रहा है आपको, उसकी जगह आप 0 रख दीजिए, मतलब फिर से इसको खोल रहा हूं मैं। सो ऐसा होगा, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0, 2 टाइम प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, जहां x था पहले 0 रखा, प्लस अब यही चीज लिखूंगा, सॉरी, जहां y था उसको 0 रखा, y पे समेशन खोल रहा है ना ये, पहले x पे खुला था तो x की वैल्यू 0 1 2 रखी, अब y को 0 1 2 रखेंगे, तो पहले 0 रख दिया y को, अब y को 1 रखते हैं, सो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू, एक मिनट, 0 रख दिया ना, तो 1 रखेंगे, 1 2 टाइम प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। अब देखिए, तो ये जो फर्स्ट टर्म है इसमें y जहां भी था उसको मैंने 0 रिप्लेस किया, फिर 0 के बाद 1 आएगा, तो नेक्स्ट टर्म में y जहां भी था 1 रिप्लेस किया, अभी खत्म नहीं हुआ है, एक टर्म और आएगा। सो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, अब y को मुझे 2 रखना पड़ेगा, 2 टाइम प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2। तो ये तीसरा टर्म हो गया, तो y की वैल्यू 0 1 2 थी, 3 टर्म थी, एक बार 0 एक बार 1 एक बार 2। अब ये टेबल से पता है आपको, जॉइंट पीडीएफ का टेबल दिया है हमने आपको, तो देख लेते हैं फाइनल। तो 1 0 वाला प्रोबेबिलिटी 0 था, ये कुछ था, है ना, तो देख लेते हैं क्या था। सो 2 टाइम x2 y0, 2 हेड वाला, तो 1/4, प्लस इसमें आ जाओ 1 1, तो इसका था 1/2, इसका आ जाओ 2 1, 0 था ये, खत्म,
ये भी 0 था, ये भी 0 था, तो इतना ही है। देखो कितना है ये, तो 1/2 1 आ गया, है ना। तो ये हमने किससे किया, ज्वाइंट वाले से किया। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करते हैं। तो क्या करेंगे आप, आपने मार्जिनल फाइंड किया था, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x आप फाइंड किया था आपने। सो 1/4 when x was 0, 1/2 when x was 1, 1/4 when x was 2। अब मैं ex निकालूंगा, तो आपको पता ही है x टाइम प्रोबेबिलिटी एट x, हो सेम ही चीज रहा है। यहाँ जब आप मार्जिन निकाल रहे हो तो आपने y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर ही रखा है या समेशन ले ही रखा है, तब ये आया है। वहां एक साथ ले रहे हैं जब डबल कर रहे हैं तो। सो x जब 0 है तो प्रोबेबिलिटी एट 0, x जब 1 है प्रोबेबिलिटी एट 1, x जब 2 है तो प्रोबेबिलिटी एट 2। ये तो 0 हो गया, 1 पे 1/2 था, 2 इंटू 1/4 था, तो 1/2 प्लस 1/2 1 आ गया। देखिए ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं। तो एक बार फिर से देख ले किया क्या हमने, तो हमने फिर से मार्जिनल, फिर वही इंडिपेंडेंट देख लिया हमने। वाई वाला भी सर थोड़ा सा करा ही दीजिए तो पूरा क्लियर हो जाएगा, लिमिट वाला। मतलब समझे नहीं, EY एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y। अच्छा अच्छा, मतलब उस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट बचे हुए हैं तो हाँ 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 हाँ, फाइन फाइन, चलो। सो कहाँ गया, उसे करा ही दीजिए। ये रहा। तो हमने ये अभी किया, तो जैसे ये किया उस तरीके से तुम ये कर सकते हो। EY मैंने EX किया ना अभी, तो जैसे जैसे EX फाइंड किया है वैसे EY फाइंड नहीं हो जाएगा। यस सर। तो ये बचता है x इंटू वाई भी वैसे हो जाएगा। चलो ये होमवर्क में रख लो, इसको तुम करके देखो, ये भी होमवर्क में रख लो, ये करके देखो। अभी मैं करा देता हूँ कौन सा EX गिवन y वाला। यस सर। ओके, तो EX गिवन y का पहले तो मैं डिफाइन करना पड़ेगा मुझे। चलो आगे आते हैं, तो ट्राई करते हैं। तो जब आप ये लिखते हो सबसे पहले तो डिफाइन करना पड़ेगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल PDF। सबसे पहले ये डिफाइन करना पड़ेगा। कंडीशनल PDF होता क्या है, f ऑफ x गिवन y, x गिवन y, ये है। फिर जब आप E ऑफ x गिवन y जब आप लिखोगे तो ये तो डिफाइन करता हूँ क्या है, मैं इसको इसका फिर डिफाइन करना पड़ेगा, इससे आएगा। चलो इधर लिखता हूँ मैं कंडीशनल PDF। तो इसका डेफिनेशन है f ऑफ x गिवन y, x गिवन y। अभी मैं सिर्फ कॉन्टिन्यूअस कर लिख रहा हूँ, सिमिलर उसके लिए होगा, डिस्क्रीट के लिए। तो इसका डेफिनेशन होता है ज्वाइंट, है ना, f ऑफ a गिवन b, तो a इंटरसेक्शन b अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b। ठीक, ये चीज है। अब जब तुम जो कह रहे हो वो उसको बोलते हैं कंडीशनल एक्सपेक्टेशन। कंडीशनल एक्सपेक्टेशंस। सो उसका नोटेशन है ये, इसका डेफिनेशन क्या है। तो देखो ये हालांकि है x का ही मीन निकाल रहे हो, लेकिन जब y गिवन है तुम्हें, y कोई फिक्स वैल्यू दी होगी, उस केस में है ये। तो तुम देखते हो बुक में ऐसा भी लिखा रहता है इस तरह से। तो ये स्मॉल y कोई फिक्स नंबर है एक्चुअली। तो इसका मतलब होता है x इंटू एफ ऑफ x गिवन y dx। अब तुम कंपेयर करो मार्जिनल से, मार्जिनल में क्या था, x टाइम x का मार्जिनल, यहाँ बस कंडीशनल है इसलिए यहाँ भी कंडीशनल है। तो लगा देते हैं इसको इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो यही मुझे फाइंड करना है ना। अब बताओ पहले किस क्वेश्चन के लिए करें, 3 क्वेश्चन था ना, किसके लिए करो, बीच वाले के लिए तुम सोच रहे होगे क्योंकि उसी में डाउट हो रहा है, तो बीच इसी के लिए करते हैं, सेकंड वाले के लिए करते हैं। तो सेकंड वाले में क्या है, मेरे पास पहले तो ज्वाइंट है, ये था, सिंपली लिख देता हूं मैं 8xy 0 लेस देन x लेस देन y लेस देन 1। अब मुझे यहां जरूरत पड़ेगी fy ऑफ y की, ये हमने फाइंड किया था, कितना आया था
4y क्यूब 0y लेस देन 1। अब मुझे जरूरत है x गिवन y की, समझो। तो बाय डेफिनेशन ज्वाइंट अपॉन मार्जिनल, तो डेफिनेशन तो वहां दिख ही रहा है तुम्हें, तो डेफिनेशन दोबारा क्या लिखूं मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख देता हूं। ठीक, तो अब लगाओ इसको, देखो ज्वाइंट क्या था 8xy, मार्जिनल क्या है y का मार्जिनल, ये डेफिनेशन लगाओ ये वाला, ठीक है। तो कितना है 4y क्यूब, तो सिंप्लीफाई करके कितना आएगा, हाँ 2x अपॉन y स्क्वायर। ओके, तो फाइनल आप बता रहे हैं, सो फाइनल आएगा 2x अपॉन वाई स्क्वायर आ गया, फाइन। अब यहाँ दिमाग ये लगाना है कि ये x का मार्जिनल है जब y गिवन है, तो अब x की लिमिट y पे डिपेंड करेगी, बिकॉज y गिवन है आपको। जब y नहीं होता तो फिर हम y को चर्चा y को भी इग्नोर करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, बट यहाँ y गिवन है। अब क्वेश्चन ये है कि जब f ऑफ x गिवन y, ये मेरा आया 2x अपॉन वाई स्क्वायर, सो व्हाट इज लिमिट ऑफ x नाउ, बोलो अब। 0 से y, हाँ, तो यहाँ 0 से 1 नहीं होगा, यहाँ क्या होगा 0 से y होगा, जैसे तुमने बताया तुम्हें समझ आया, क्योंकि जब y गिवन है तो y कोई फिक्स्ड वैल्यू है, तो तुम्हें कॉमन लेना होता है, ठीक है ना। तो कॉमन वैल्यू क्या है कि 0 टू y, क्योंकि यहाँ x क्या है 0 से y में, यहाँ मुझे x 0 से y में लेना पड़ेगा। y कुछ गिवन होगा, y बराबर में लिख दूं हाफ, तो हाफ हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आगे बहुत सारे टाइप से अगर हम बोल सकते हैं, अगर कुछ गिवन नहीं है, मतलब y इक्वल टू y अगर कुछ गिवन नहीं है तो जिस वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है तो वहां तक जाएगी लिमिट। जैसे कि मतलब मैं समझा नहीं पा रहा, x गिवन y ऑफ x गिवन y है, जैसे 0 लेस देन x लेस देन y। हाँ वही तुम ठीक कह रहे हो कि डिपेंड, मान लो मैं f ऑफ y गिवन x निकाल लूं, अभी मैं तुम्हें ये निकाल के दिखाता इसी क्वेश्चन में, अगर f ऑफ y गिवन x निकालता हूं, जरा समझो, तो इसका डेफिनेशन होगा ज्वाइंट अपॉन x है ना, तो fx ऑफ x। अब ज्वाइंट कितना था 8xy, इसका कितना आया था 4x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ y की लिमिट लिखनी पड़ेगी, क्योंकि तुमने डिस्ट्रीब्यूशन y का लिखा है, कब जब x गिवन है, तो बताओ यहाँ y की लिमिट क्या होगी। हाँ x से 1, ये तुम्हें समझना पड़ेगा, x से 1, क्योंकि यहाँ x गिवन है तुम्हें। और अगर और x की वैल्यू अगर कुछ न्यूमेरिक दे देगी तो वो न्यूमेरिक हो जाएगा। हाँ यस, मतलब कुछ न्यूमेरिक दे देगा एग्जैक्टली, जैसे इसी में भाग, हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में f ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू 1/3, तो ये क्वेश्चन है मान लो, तो इसका आंसर इस क्वेश्चन में जो होगा, यहाँ तुम्हारा क्या आया हुआ है, तो देखो अब x तुम्हारा y 1/3 है, अगर तो यहाँ जहाँ y है तुम उसको 1/3 रख दोगे, तो 2x अपॉन 1/3 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 1/3 स्क्वायर, और x की वैल्यू 0 से 1/3 हो जाएगी, तो फाइनली ये रिड्यूस होके आ जाएगी कितना आ गया 18x, कब जब x की वैल्यू 0 से 1/3 में है। तो आपको यहाँ ये समझ आ रहा होगा कि एक्चुअली y पर्टिकुलर फिक्स कर दिया है, x का ही डिस्ट्रीब्यूशन, तो उस फिक्स y के लिए। सिमिलरली f ऑफ y गिवन x जो मैं निकाल रहा था, अब यहाँ x बराबर 1/2 दे दिया, मान लो x बराबर 1/2 दे दिया मुझे, तो यहाँ पे जो मेरा आंसर आया है, अभी यहाँ क्या आया है 8xy अपॉन x, जहां जहां मुझे x दिख रहा है ना, x गिवन है, तो उस x को मैं रख दूंगा, x क्या गिवन है, हाफ गिवन है, रख दो 8 हाफ y, ठीक 4x 4 इंटू हाफ 1 माइनस हाफ स्क्वायर, ठीक, कब जब y की वैल्यू कहां से थी x से 1 थी, तो यहाँ हाफ से 1 हो जाएगी, जहां जहां x दिखा मैंने हाफ रख दिया। अगर कुछ न्यूमेरिक दे रखा है तो यहाँ से आ गया 4y अपॉन 2, मतलब इसको देख लो कितना आ गया 1/4, ठीक है, तो 3/4 हो गया, 3/4 4 कट गया 3/2, क्लियर है आंसर। हाँ, सो 3/2, 3 इधर और 8 इधर हो जाएगा, तो 8y/3 हो गया एक्चुअली, तो 8y/3 कब, जब y की वैल्यू हाफ से 1 में है। अब इतना किया ही है, तो चलो
सो ये हो गया एफ ऑफ वाई गिवन एक्स इज इक्वल टू हाफ, ये हो गया फाइनल। अब आपसे पूछता है ई ऑफ एक्स गिवन वाई, जस्ट इतना ही। तो y कुछ नंबर होगा तो इसका एक सीधा आंसर होगा x इंटू ये वाला यूज करोगे तुम, ये जो पीडीएफ है ये, क्योंकि y यहाँ कुछ गिवन नहीं है, जो y वही 2x अपॉन वाई स्क्वायर, सो 2x अपॉन वाई स्क्वायर dx, डेफिनेशन और यहाँ 0 टू y, क्योंकि यहाँ तुम्हारे पास 0 टू y है, इसको इंटीग्रेट कर लो तो इंटीग्रेट x का ही होगा फिर से। सो वाई स्क्वायर एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो 1 बाई वाई स्क्वायर बाहर है, 0 टू वाई 2x स्क्वायर dx, तो 1 बाई वाई स्क्वायर, इसको करो 2x क्यू बाई 3, तो ये x क्यू बाई 3 y क्यू बाई 3 ऐसे करते हैं, तो फाइनल आंसर आ गया 2y बाई 3। ये हो गया तुम्हारा मीन। इसी में देख लो तुम y को मैंने यहाँ क्या रखा है हाफ, नहीं y को 1/3, तो 1/3 रख के देख लो। अगर तुमसे ये पूछ लेता है कोई एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y बराबर 1/3, तुमने यहाँ 1/3 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, तो 2/9 आ जाएगा। सर जी सर अगर हमें गिवन होता कि x एंड y आर टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, और फिर सर कंडीशनल पूछते, तो सर अगर कंडीशनल ऑफ x मतलब x गिवन y, तो सर वो तो f ऑफ x ही हो गया ना एक साथ जी, हाँ इंडिपेंडेंट तो ये हो गया, तो उसकी रेंज तो सर बाद में मार्जिनल वाली होगी ना 0 से 1। हाँ तो वहाँ डिपेंड नहीं कर रहा, कोई तो डिपेंड जब नहीं कर रहा कोई फर्क नहीं पड़ता, y गिवन हो ना गिवन उसको फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह का क्वेश्चन कभी इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता, इस तरह के क्वेश्चन में कभी एक्स वाई इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि कभी एक्स वाई फ्री होगा ही नहीं। कोई भी ज्वाइंट में तुम देखोगे इंडिपेंडेंट तब होता है जब x की लिमिट अलग हो y की लिमिट अलग हो, वो ये क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन इंडिपेंडेंट होंगे, ये कभी इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता ऐसे क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चन में एक्स वाई तुम्हें मार्जिन निकालने की जरूरत ही नहीं है, तुम देख के बता दो कि इंडिपेंडेंट नहीं है, यहां देख के पता चल रहा है इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता कभी ये, ठीक है। इसमें मार्जिन निकालने की जरूरत नहीं है, वो जो डेफिनेशन है ज्वाइंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स, वो इसके इस तरह के क्वेश्चंस के लिए जहां पे इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। यहाँ कोई चांस ही नहीं कि इंडिपेंडेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ एक्स वाई एक्स लेस देन वाई है, तो एक्स वाई पे सीधा सीधा डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ कोई चांस ही नहीं कि इंडिपेंडेंट हो जाए, हमेशा डिपेंडेंट होगा। चलिए ठीक है, तो आज हालांकि ये सब चीजें आगे भी आने वाली हैं, तो चूंकि हमने डिस्कस कर लिया फ्लो में, तो देखते हैं क्या क्या डिस्कस कर लिया इसमें। अभी ये सब टॉपिक हम डिटेल में भी डिस्कस और करेंगे, जो अभी आज डिस्कस किया बात कीजिए वो अभी आएगा दोबारा। बट सिर्फ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो, कई बार क्या है ना चीजें प्रॉब्लम से क्लियर होंगे, डेफिनेशन लिखा हुआ है लेकिन तुम्हें डेफिनेशन सही से समझ तब आता है, या थ्योरम सही से समझ तब आता है जब हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। सिर्फ रीड करने से समझ नहीं आएगा, तुम थ्योरम्स रीड करो, डेफिनेशन रीड करो तो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होता, जब तुम क्वेश्चंस करते हो तब जाकर उसकी मीनिंग समझ आती है, कहना ये चाह रहा है। सो ज्वाइंट मार्जिनल कंडीशनल, हालांकि एंड में जो मैं कर रहा था वो कंडीशनल था, जो लास्ट क्लास में डिटेल में लिखूंगा, अभी डिटेल में लिखा नहीं आज, तो ये लास्ट डिटेल में लिखूंगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल आएंगे, प्रोडक्ट मोमेंट्स, एक्स वाई यही था, कोरिलेशन, सिंपल, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया है, ठीक है, बाकी वैसे ही है। चलो एक दो क्लास में और लगेगा, खत्म हो जाएगा ये। तो मेनली हमने आज मार्जिनल डिस्कस किया है, साथ में थोड़ी कंडीशनल भी डिस्कस कर ली है तुम्हारी वजह से, बट ठीक है दोबारा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके चलो, तो आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल है ना, ठीक है। सर जी सर एक क्वेश्चन लास्ट। हाँ बोलो। सर जो अभी आपने लास्ट एक क्वेश्चन कराया ना जिसमें 0 लेस देन x लेस देन y, हाँ कंडीशन, सर उसमें अगर सीडीएफ हम निकालेंगे तो सर वो उसकी लिमिट कैसे लेंगे? किसका सीडीएफ निकालना तुम्हें? सर इसी लिमिट। हाँ एक्चुअली जॉइंट सीडीएफ मैंने अभी तक कराया ही नहीं है, मैं सिर्फ पीडीएफ ही कराता रहा, जॉइंट सीडीएफ मैंने कराया ही नहीं है। सीडीएफ किसका निकालना है तुम्हें? जॉइंट सीडीएफ अभी मैंने डिस्कस ही नहीं किया है, ये भी डिस्कस करना है, ये मैंने डिस्कस किया ही नहीं अभी। मैंने डेफिनेशन क्या लास्ट क्लास में स्टार्ट किया, जॉइंट पीडीएफ
ज्वाइंट पीएमएफ आज डिस्कस किया, मार्जिनल पीडीएफ, मार्जिनल पीएमएफ, बस इतना ही डिस्कस किया, जो भी डिस्कस करना है आगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम पूछना अभी जब करेंगे इसको, ज्वाइंट सीडीएफ क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट साल याद दिलाना। तो ज्वाइंट सीडीएफ पहले थ्योरी लिखेंगे, फिर इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होगा पूछना, ठीक है। चलो, थैंक यू।